stress. In our Swarupa Adhyayana Kendra camp, I used to write in both hands. What's up guys, I hope you are doing well. I am Veer, welcome to Stellar Family। तो कैसे हो मेरे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफ़ी अच्छे से रख रहे हो। आज है 25 जून। आज का इंपॉर्टेंट न्यूज़ एनालिसिस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बहुत सारे ऐसे आर्टिकल होंगे जिसमें करंट और स्टैटिक मैं कंबाइन कर डिस्कस करने वाला हूँ और ये आप लोगों को हर एक लेवल पर फ़ायदा पहुँचाने वाले हैं। एग्जाम में तो फ़ायदा पहुँचाएंगे ही पहुँचाएंगे, ये आप लोगों की पर्सनल लाइफ में भी एक डेवलपमेंट करेंगे जिससे आप लोग चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पाएंगे अच्छे से और अच्छे से चीज़ों को आगे लेकर बढ़ पाएंगे। आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जैसे ये वीडियो कंप्लीट हो जाए एक बार 5 मिनट के लिए आंखें बंद कर रिकॉल करना जो भी आज मैंने डिस्कस किया है, जिससे कि आप लोग चीज़ों को याद भी रख पाओ और इससे आप लोगों की मेमोरी भी स्ट्रॉन्ग होगी। उन्हें कहते हैं मेडिटेशन करने से मेमोरी बढ़ती है, ये एक तरीका मेडिटेशन ही है। और एक काम और करिएगा छोटा सा, आज का क्या टारगेट है आप लोगों का वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। मतलब आज का दिन आप लोग कैसे लेकर चलना चाहते हैं और इसी के साथ में कल का दिन आप लोगों का कैसा रहा। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं अगर ज़िंदगी में आप लोगों ने करना स्टार्ट कर दी तो हमेशा आप लोग अपने अंदर एक बहुत बड़ी प्रोडक्टिविटी पाएंगे और हमेशा ज़िंदगी में आगे बढ़ते हुए आप लोग पाएंगे। तो आइए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पर आगे बढ़ने से पहले जो स्टार्टिंग में वीडियो मैंने आप लोगों को दिखाई है यहाँ पर, ये क्या दिखाती है, अगर आप लोग इसको देखोगे तो ये वीडियो ये दिखाती है कि ज़िंदगी में अगर आप लोग अपने माइंड पर कोई भी किसी भी तरीके से रिस्ट्रिक्शन न लगाएं तो आप लोग कुछ भी अचीव कर सकते हैं। नॉर्मली आप लोगों ने देखा होगा, सर एक हाथ से लिखा, यूपीएससी का मेंस जब लिखने बैठता है इंसान तो उंगलियां दुखने लगती है। भाई साहब हाथ जो होता है वो एक तरीके से बिल्कुल ये कहता है कि सारा काम मेरे से ही कराएगा, ये वाली एक तरीके से कंडीशन हो जाती है जब लगातार आप लोग बैठकर लिखते हो। तो यहाँ पर सोचो कि एक इंसान जो है वो बोलता है कि सर मेरी स्पीड नहीं आ रही है एक हाथ से, और यहाँ पर दोनों हाथों से स्पीड आ रही है। तो इससे क्या पता चलता है कि हम लोग अपने माइंड पे रिस्ट्रिक्शन लगते हैं ओनली। अगर प्रैक्टिस करने इंसान जो है बैठ जाए वो कुछ भी कर सकता है। कुछ भी का मतलब कुछ भी, यानी कि एक तरीके से माइंड में लिमिटेशन हम लोग खुद क्रिएट करते हैं। अगर आप लोग अपने माइंड में खुद से कोई लिमिटेशन क्रिएट ना करें तो आप लोगों के सामने कोई भी लिमिटेशन नहीं रहेगी और जो चीज़ आप लोग अचीव करना चाहें वो चीज़ अचीव कर सकते हैं। हम लोग खुद रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं, यार मेरे से तो एसएससी निकलेगा, मेरे से तो स्टेट पीसीएस निकलेगा ही नहीं, अरे मेरे से तो स्टेट पीसीएस निकलेगा, यूपीएससी तो निकलेगा ही नहीं। तो जिस इंसान ने रिस्ट्रिक्शन तोड़ी है, अगर प्राइम मिनिस्टर साहब खुद बोलते थे मैं तो चाय बेचने वाला हूँ, मैं तो यार एमएलए भी नहीं बन पाऊंगा, एमपी और प्राइम मिनिस्टर तो बहुत दूर की बात है, पर नहीं रखी ना रिस्ट्रिक्शन। महात्मा गांधी जी ऐसे ही सोच लेते हैं। आज के डेट में हर करेंसी के ऊपर उनका आप लोगों को फोटो देखने को मिलेगा। एपीजे अब्दुल कलाम सर ऐसे ही सोच लेते हैं अगर कि हाँ यार ठीक है मैं तो फेल हो गया अपने एसएसबी में, अब मैं क्या करूँगा, अब तो देखता हूँ कुछ ऐसी जिंदगी जीनी है। तो यार हमेशा माइंड को ना लिमिटेशन से हटा के रखो, थोड़ा सा अपने ऊपर ट्रस्ट तो करके देखो। यार ये बॉडी जो बना रखी है ना इसके ऊपर ट्रस्ट तो करो, कुछ सोच समझ कर ही बनाई होगी ऊपर वाले ने, कुछ तो दिया होगा। कुछ लोग इतना अचीव कर रहे हैं कुछ नहीं कर रहे हैं। तो आप लोग ये चीज़ समझेंगे तभी आप लोग ढंग से अपनी लाइफ को एक सही डायरेक्शन देके अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। इंपॉर्टेंट कोटेशन है यहाँ पर और ये आप लोगों के लिए ऐसे भी बन जाते हैं इस तरीके के एग्जाम में, आप लोगों ने देखा होगा। और स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा यहाँ पर ये बात बोली गई है, बोला गया देयर इज नो चांस ऑफ द वेलफेयर ऑफ द वर्ल्ड अनलेस द कंडीशन ऑफ वुमेन इज इंप्रूव्ड। यानी कि जब तक महिलाओं की कंडीशन इंप्रूव नहीं करेंगे तब तक दुनिया में वेलफेयर नहीं हो सकता, तब तक दुनिया का कल्याण नहीं हो सकता। क्यों? बोला गया इट इज नॉट पॉसिबल फॉर द बर्ड टू फ्लाई ऑन वन विंग, यानी कि चिड़िया को एक पंख पर नहीं उड़ाया जा सकता। क्यों बोला ऐसा? क्योंकि हम जिस दुनिया में रहते हैं ना वहाँ पर मेल और फीमेल दोनों हैं। अगर हम लोग बोले बस मेल को एजुकेट करना है, मेल को जॉब करनी है, सारी चीज़ें मेल को देनी है, तो ये दुनिया आगे बढ़ ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि जरा सी देर में हम लोगों ने 50% जनता को पीछे छोड़ दिया, अपने देश की या फिर पूरी दुनिया की। तो दुनिया का अगर वेलफेयर करना है, अब आप लोग सोचो यहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी ने क्या बोला है, वर्ल्ड। चाहते तो यहाँ पर इंडिया बोल सकते थे पर लेकिन वो इंसानियत के बारे में बात कर रहे हैं। तो शब्दों से पता चलता है कि आप लोग की सोच कितनी है, आप लोग के सोच का दायरा कितना है। एक तरीके से वो इंसानियत के बारे में यहाँ पर बातें कर रहे हैं। आधे लोग क्या करते हैं, अपने बारे में बात करते हैं। कुछ लोग होते हैं थोड़ा सा अच्छा सोच लेते हैं, अपने परिवार के बारे में बात करने लगते हैं। थोड़ा सा और अच्छा सोच लेंगे तो वो अपने गांव के बारे में बात करेंगे, थोड़ा सा और अच्छा सोच लेंगे तो डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात करेंगे, और अच्छा सोच लेंगे तो अपने एक तरीके से एक जो स्टेट के बारे में बात करेंगे, और अच्छा सोचेंगे तो अपने देश के बारे में, और ही अच्छा सोचेंगे तो इस बेसिकली पृथ्वी के बारे में, और अच्छा सोचेंगे तो फिर इलोन मस्क बन जाएंगे, पूरे यूनिवर्स के बारे में सोचेंगे। तो अपना सोच का दायरा जैसे जैसे
जैसे आप लोग बढ़ाते चले जाओगे तब तब आप लोगों को ये सिचुएशन यहाँ पर देखने को मिलेगी। समझ में आ रहा है क्या बोला मैंने अभी? तो यहाँ से ये ऐसे क्वेश्चन आप लोगों के एसए में बन जाते हैं। और आज है आप लोगों का सैटरडे, और सैटरडे को आप लोगों का एसए आता है। तो आज का एसए का टॉपिक अगर आप लोग इसी को दे दिया जाए आप लोगों को, तो आप लोग किस तरीके से उसको लिखोगे आप लोग ये बताइए, ठीक है? सोचिएगा इसके बारे में। अभी इसके बारे में और भी कई सारी बातें डिस्कस करूंगा, वो भी पॉइंट आप लोग यूज कर सकते हैं। आगे बढ़ते चलेंगे एक एक कर। और इसी के साथ में आप लोग को टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दी जाती हैं सारी चीजें, तो उसको आप लोग देख लेना। जैसे यहाँ पर निबंध भी आप लोगों का प्रोवाइड करा दूंगा मैं। और यहाँ पर आईएएस बनो तो यार ऐसे मत बनना, जैसा कल मैंने यहाँ पर शेयर किया है, यहाँ पर ऐसी हरकतें देखने को मिलती हैं। बाकी यहाँ पर आप लोगों के नोट्स मिल जाते हैं SLVpedia वाले पर। और इसी के साथ में जो आंसर राइटिंग वाले ग्रुप में आप लोग जाओगे तो आंसर राइटिंग के लिए आज ऐसे पोस्ट करूंगा, और कल जो होगा आप लोगों का वो पोस्ट करूंगा मैं यहाँ पर एथिक्स की एथिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन। तो ये 3 ग्रुप है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इनको ज्वाइन कर लीजिए, बहुत ज्यादा फायदा आप लोगों को देखने को मिलेगा। ओके, और इसी के साथ में यार सबको तहे दिल से धन्यवाद। जितने मेल आए 2,500-3 हज़ार के करीब तो कमेंट आए अलग अलग वीडियो के नीचे, तो ये वास्तव में ही दिखाता है कि आप लोगों का जो प्यार है वो कितना है एक तरीके से। और यार इससे ज़्यादा इंसान को चाहिए क्या? जिस तरीके से आप लोग एक तरीके से अपनी लाइफ में कोई भी टारगेट अचीव करते हैं, और जब टारगेट अचीव करने के बाद में आप लोग खुशी मिलती है, आप लोगों के परिवार को खुशी मिलती है, तो इनडायरेक्ट वे में वो खुशी मुझे एक तरीके से, यानी कहते एक तरीके से और इतना ज़्यादा एक उस जोन में लेकर जाती है कि अपने आप को मेहनत करने के लिए तत्पर रखना। एक छोटी सी बात मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, यहाँ पर 2 मिनट लूँगा बस, वो 2 मिनट जरूरी हैं। अभी एक मेल आया मेरे पास में कल, उसने वास्तव में यार मेरा दिल टच कर दिया। वो बच्चा क्या बेसिकली मेरे लिए तो एक तरीके से स्टूडेंट हो गया, पर लेकिन वैसे वो एक टीचर हैं आज की डेट में। वो क्या करते हैं, उन्होंने मेरे लेक्चर देखने स्टार्ट किए, मतलब इसलिए परिवार के साथ में वो जुड़े 2018 से, ठीक है? 2018 से उन्होंने लेक्चर देखने स्टार्ट करे, और मेनली उन्होंने पढ़ाने स्टार्ट किया 2019 से। तो उन्होंने एक ऐसी बात बोली जो दिल छू के चली गई। उन्होंने बोला कि सर मुझे पता है कि आपकी वीडियो आएगी चाहे धरती इधर की उधर हो जाए, और तब से लेकर मैंने आज तक आपकी वीडियो एक भी दिन नहीं छोड़ी, और मैंने लेक्चर देखने स्टार्ट करे, और लेक्चर देखते देखते मैंने पढ़ाना भी स्टार्ट कर दिया। तो आज की डेट में मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, और मैं जस्ट 10th पास हूँ, ठीक है? वो चीज़ जो थी वो मेरे दिल को छू गई। यानी कि 10th पास जो एक इंसान है वो लेक्चर देख देख के आज के दिन पढ़ा रहा है, और वो करंट अफेयर पढ़ा रहा है, वो एक तरीके से ग्रेजुएशन के लोगों को, ठीक है? एक जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, SSC वगैरह, बैंकिंग वगैरह, उनको वो करंट अफेयर पढ़ा रहा है, ठीक है? कह रहा है कि सर मेरी क्वालिफिकेशन उतनी नहीं है, पर आपकी वजह से मैं ये कर पा रहा हूँ। तो आप लोग समझ रहे हैं मतलब मेरे लिए कितना बड़ा एक तरीका कॉम्प्लीमेंट था ये। मतलब मेरा होने का कि सीना जो है, जो छाती जो है वो गर्व से चौड़ी हो गई, ठीक है? तो यार इस तरीके का इंसान जो कि एक 10th पास इंसान है, वो एक इस लेवल पर पहुंच जा रहा है कि वो एक जो एग्जाम की प्रिपरेशन करने वाले बच्चों को पढ़ा रहा है। तो कुछ ऐसा तो है नहीं वो मेरी लेक्चर देख रहा हो, कुछ खुद से भी अपना एक तरीके से इंसान जो है मेहनत कर रहा होगा। तो एक तरीके से समझ सकते हैं यार, एक छोटा सा भी अगर रोल प्ले मैंने वहां पर कर दिया तो यही है यार जिंदगी। वास्तव में अपने से हटकर थोड़ा सा दूसरों के लिए कर दो, उसके बाद में कुछ जरूरत ही नहीं है, बस आप लोग ये समझो, ठीक है? तो ये है कुछ बातें, आई होप कि आप लोग इसको कनेक्ट कर पाए होंगे। और फिर से यार तहे दिल से धन्यवाद, और इसी तरीके से कनेक्ट रहिए। एक छोटी सी वीडियो आज आएगी आप लोगों की। कई सारे बच्चे बोले सर लाइव आ जाओ, आऊँगा यार, जल्दी आऊँगा। अभी उसको डिसाइड करने दो थोड़ा सा, कुछ ना कुछ जरूर करेंगे, ठीक है? टेंशन मत लेना। पर हाँ ये है कि आज एक वीडियो आने वाली है लगभग 2 से 2.5 मिनट की, एक जर्नी उसमें दिखाने की कोशिश की गई है, आप में से एक बच्चे के द्वारा शेयर की गई, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। उसको आप लोगों के साथ में मैं शेयर करूँगा, ठीक है? तो उसको आप लोग देखिएगा जरूर। आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर जैसे वुमेन की कंडीशन है, अगर ये एस्से लिखने के लिए आ जाता है तो एक छोटा सा क्या एक आर्टिकल है, पूरा एक एडिटोरियल बन गया है यहाँ पर, जो डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। बात की जा रही है आज की डेट में, अगर हम लोग देखें जो वुमेन है खासकर पुलिस के अंदर में, उनकी क्या सिचुएशन है, तो इसके बारे में काफी इंटरेस्टिंग एक आर्टिकल हो जाएगा, जिसके साथ में आप लोग कनेक्ट कर पाएंगे। सबसे पहले तो हमारे देश में आप लोगों से क्वेश्चन पूछ ले जरा सी देर में कि सबसे पहली वुमेन आईपीएस ऑफिसर कौन थी। तो आप लोगों को पता होगा किरण बेदी जी थी, वो सबसे पहली वुमेन आईपीएस ऑफिसर थी हमारे देश में। अगर बात करें इंडिया में जो वुमेन है सबसे पहले डिप्लॉय की गई थी त्रिवनकोर जो प्रिंसली स्टेट था, उस टाइम पर यहाँ पर महिला को खाकी वर्दी पहनाई गई कि हाँ महिला भी खाकी वर्दी पहन सकती है। फिर आगे चलकर कानपुर में 1939 में यहाँ पर जब देश आज़ाद भी नहीं हुआ था तो पुलिस में महिलाओं को इंक्लूड किया गया। इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। फिर 1972 में जाकर पहली बार यहाँ पर कोई वुमेन जो है वो आईपीएस ऑफिसर बनी, किरण बेदी जी, ठीक है। उसके बाद में फिर 1976 में, मतलब इनके 4 साल बाद में आईपीएस ऑफिसर फिर यहाँ पर तमिलनाडु के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। तो ये तो खैर तमिलनाडु स्पेसिफिक हो गया, पर इतना आप लोगों को जरूर याद रखना है अगर वुमेन के बारे में आ जाए कि हाँ वुमेन जो है उनकी क्या कंडीशन है, खासकर पुलिस के अंदर में, देश के अंदर में। तो ये डेटा है आप लोगों के सामने। सबसे ज्यादा आज के डेट में तमिलनाडु के अंदर में पुलिस है,
फिर हिमाचल प्रदेश में, फिर महाराष्ट्र में, फिर गोवा में और फिर हरियाणा में पुलिस है। मतलब पुलिस के अंदर महिलाओं की संख्या है तो सबसे ज्यादा आज की डेट में तमिलनाडु के अंदर में है। बॉटम पे कौन है यहाँ पर, जहां सबसे कम पुलिस है महिलाएं, यहाँ पर तेलंगाना, ये यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर, इसी के साथ में उत्तर प्रदेश, ये हो गया आंध्र प्रदेश और ये हो गया मेघालय। तो पुलिस की कंडीशन के बारे में अगर कुछ लिखने के लिए पहुंचे तो आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताने वाला हूं जो कि आप लोग कनेक्ट करके चल सकते हैं। सबसे पहले अगर बात करें, हमारे देश में एक रेगुलेशन रूल लेकर आया गया कि देश के अंदर में जो पुलिस की संख्या है, महिलाओं की पुलिस की संख्या है, उसको बढ़ाया जाएगा। तो इसके बारे में बात की गई थी 2009 में हमारी कंट्री की होम मिनिस्ट्री के द्वारा कि 33% जो है वो पुलिस होनी चाहिए वुमेन, यानी कि 33% जो है वुमेन पुलिस होनी चाहिए, ये बात यहां पर बोलेगी। पर आज तक भी अगर आप लोग देखोगे ये संख्या जो है वो मेल डोमिनेटेड आप लोगों को देखने को मिलेगी। ओनली 10 यहां पर बात की जा रही है 2019 के अंदर भी लेस देन 10% जो पुलिस पर्सनल आप लोगों को नॉर्मली महिलाएं नजर आएंगी देश में, जबकि यहां पर 2009 में बोला गया था 33% होना चाहिए। यानी कि 10 साल बाद भी ओनली हम लोग क्या कर पाए हैं, ओनली 10% लेकर आ पाए हैं। अगर इसी तरीके से लगता रहा तो आने वाले टाइम में 50 साल और लग जाएंगे महिलाओं को 33% तक लाने के लिए। तो ये यहां पर डेटा भी सामने निकल कर आ रहा है। अगर बात करें इसके चलते एक सबसे सटीक तरीका तो ये है कि रिजर्वेशन देना स्टार्ट कर दो महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए, ताकि वो डायरेक्ट पुलिस में यहां पर उनके लिए पर्टिकुलर पोस्ट रहे और यहां पर सिचुएशन जो है वो सुधारी जा सके। अगर बात करें वुमेन जो है, बात की जा रही है कि यहां पर अब चीजें थोड़ी सी बढ़ रही हैं। 24 लाख जो पुलिस पर्सनल है उनमें लगभग 7%, जैसे मैंने 10 बताया ना, कुछ स्टेट ऐसे हैं जहां पर थोड़ी सी ज्यादा संख्या है। यानी कि आप लोगों के सामने पूरा डेटा दे रखा है। सबसे ज्यादा आज के डेट में तमिलनाडु में देखने को मिलेगी, लगभग 12 से 15% के करीब तमिलनाडु में आप लोगों को नजर आती है। आसाम के अंदर ओनली 1% है। तो ये अलग अलग है। यहाँ पर 12 राज्य ऐसे हैं जहां पर रूल पास करने की कोशिश की जा रही है और कोटा को 33% लाने की कोशिश की जा रही है, पर वो कोशिश जो है वो कामयाब ही नहीं हो पा रही है। तो ये सिचुएशन देखने को मिलेगी। तो इसके ऊपर काम करना काफी जरूरी है। बोला जा रहा है कि जो डिपार्टमेंट है उनको यहाँ पर एक तरीके से जो सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ द वर्क प्लेस है यहाँ पर उसके ऊपर काम करना चाहिए। तो एक कानून है हमारे देश में, सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ द वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन, यानी कि रोकना, प्रोहिबिट करना और इसी के साथ में रिड्रेसल करना। अगर कोई ऐसा केस हो जाता है तो उसको एक सोल्यूशन निकालना। तो ये इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी अगर आज के डेट में लड़की पुलिस में जाती है तो वहां पर उसके साथ में कई सारी बदतमीजियां होती हैं और कई सारी वीडियोस भी आप लोगों ने देखी होगी, ऐसी वायरल हुई हैं यहाँ पर अभी कि सीनियर ऑफिसर्स जो हैं वो ऐसी हरकतें करते हुए पाए जाते हैं। तो ये एक पूरा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। अगर आप लोग जेंडर इक्वलिटी चाहते हैं, कम से कम 33% की बात की जा रही है ओनली, यहाँ पर 50% की तो बात भी नहीं की जा रही है, तो वुमेन को उनकी जगह मिलनी चाहिए। तो इसके बारे में पूरा आर्टिकल है। अगर कुछ लिखने के लिए आ जाए तो ये कुछ पॉइंट्स हैं आप लोगों के सामने जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। ये पीपीटी में आप लोगों को मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये बेसिक चीज है, कोई भी कंफ्यूजन इसको लेकर आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए। अगर कंफ्यूजन होगा तो उसको दूर कर आप लोगों को आगे बढ़ना है। ओके दोस्तों, इस साल के लिए तो ये आर्टिकल इतना इंपॉर्टेंट है जिसकी कुछ हद नहीं है। आप लोग बोलोगे सर ऐसा क्यों बोल रहे हो इस आर्टिकल के बारे में। अभी आप लोगों ने अफगानिस्तान के अंदर इशू देखा, इसी के साथ में म्यांमार के अंदर इशू देखा, बहुत सारी और कंट्री के अंदर कई सारे इशू निकल कर आए जिसकी वजह से लोगों को अपनी जगह छोड़कर दूसरी जगह जाना पड़ा। तो जब लोग अपनी जगह छोड़कर कहीं और जाने लगते हैं और वहां पर जाकर रहने लगते हैं, वो मेनली 2 रीजन से होता है। एक तो रीजन आप लोगों को देखने को मिलेगा कि वहां पर कोई दिक्कत आ रखी है, कोई लड़ाई हो गई, जैसे अभी यूक्रेन का इशू ले लीजिए, यूक्रेन हो गया, अफगानिस्तान हो गया, म्यांमार हो गया। तो बहुत सारी ऐसी जगह आप लोगों को इशू देखने को मिले कि लोगों को अपना एरिया छोड़कर जाना पड़ा, कहीं लड़ाई की वजह से, अपनी जान को बचाने की वजह से, तो दूसरे एरिया में जाकर वो रहने लगे। एक तो हो गया इंसानों के द्वारा क्रिएट की गई हरकतें, तो ये एक तरीके से नॉर्मल कैटेगरी में आप लोग इनको बोल सकते हैं, इनको रिफ्यूजी। पर लेकिन एक और टर्म यूज की जाती है, एक जो टर्म है उसको बोलते हैं क्लाइमेटिक रिफ्यूजी, यानी कि क्लाइमेट चेंज की वजह से जो हरकतें हो गई हैं, कहीं पर बाढ़ आ गई, कहीं पर सूखा पड़ गया, एक तरीके से ना बहुत बुरी कंडीशन हो गई कि वहां पर इंसान अब रहने की कंडीशन में ही नहीं है, तो उसको उसकी वजह से छोड़कर कहीं और पर जाना पड़ गया। यानी कि क्लाइमेट ने उसको फोर्स कर दिया कि जहां पर वो रह रहा था वहां से छोड़कर कहीं और जाने लगा। तो 2021 की एक रिपोर्ट निकल कर आई है जिसमें बताया गया कि दुनिया भर के लोग ऐसे हैं जो आज की डेट में क्लाइमेट डिजास्टर की वजह से अपने एरिया को छोड़कर दूसरे एरिया में जाकर रहने लगे और उसकी वजह से वो रिफ्यूजी बन गए हैं। तो इसलिए मैंने बोला बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ढंग से डिस्कस करूंगा, एक एक पॉइंट जो है माइंड में क्रिस्टल क्लियर करके आगे बढ़ेंगे जिससे कि आप लोग चीजों को अच्छे से समझ सके। अगर बात करें यूपीएससी प्रीलिम्स में आप लोग यहां पर इसको कनेक्ट कर सकते हैं पेपर को, इसी के साथ में यहां पर जीएस पेपर 2 जो यहां पर आप लोगों को रिपोर्ट्स वगैरह देखने को मिलेगी उसके साथ में भी आप लोग इसको कनेक्ट कर सकते हैं।
आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा पॉज लेना और आप लोग ये देखना कि जिस सिटी, जिस गांव या जहाँ पर भी आप लोग रहते हैं उसकी पॉपुलेशन कितनी है। जब आप लोगों को पता चलेगा उसकी पॉपुलेशन के बारे में, तो इस नंबर को आप लोग कंपेयर करेंगे तो तब पता चलेगा कि कितना बड़ा नंबर है यार। ये 2,37,00,000 लोग जो हैं वो अपने घर से बेघर हो गए, कहीं और जाकर रहने लगे। अब इन लोगों को रहने के लिए जगह चाहिएगी, खाने के लिए खाना चाहिएगा, बीमार होंगे तो दवाइयाँ चाहिएंगी, पीने के लिए पानी चाहिएगा, पहनने के लिए कपड़े चाहिएंगे। और आप लोग समझ सकते हैं जो भी एक इंसान की रिक्वायरमेंट होती है, बच्चों के लिए एजुकेशन चाहिएगी, प्रेग्नेंट वुमेन को भी यहाँ पर रिक्वायरमेंट होगी, जो भी हेल्थ की फैसिलिटीज़ होती हैं क्या वो उनको प्रॉपर वे में मिल पाएगी। तो फिर यहाँ पर इंसानियत आ जाती है कि इंसानियत कहाँ है, तो उसको चेक करने की बात यहाँ पर आ जाती है। तो ये जो लोग हैं अब इनके बारे में मैं बात करूँगा। और अभी रिसेंटली इससे रिलेटेड डे भी सेलिब्रेट किया गया जिसको बोलते हैं वर्ल्ड रिफ्यूजी डे। ये जो डे है जिसमें मैंने आप लोगों से कई सारी बातें भी डिस्कस की थी, इसकी थीम आप लोग करेक्ट कर लेना। जिसकी थीम है यहाँ पर वो आप लोगों को यहाँ पर करेक्ट करनी है। बोला गया है यहाँ पर थीम के अंदर में हु एवर, वॉट एवर, वेन एवर, एवरीवन हैज गॉट ए राइट टू सीक सेफ्टी। यानी कि अगर आप लोग कोई भी हो, चाहे कहीं भी हो, जो भी हो, हर एक इंसान को आज की डेट में सेफ्टी की यानी कि सुरक्षा के अधिकार हैं। तो ये इसकी थीम है यहाँ पर जो कि आप लोगों को याद रखनी है। जो डे मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था 20 तारीख को, उसको आप लोग करेक्ट कर लेना उसकी थीम को यहाँ से, ठीक है। थीम मैंने वहाँ पर दूसरी डिस्कस की थी, वो आप लोग इसको करेक्ट कर लेना, ये है इसकी एग्जैक्ट थीम, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं इस रिपोर्ट के बारे में। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये बनता है, आप लोगों से कोई डायरेक्ट पूछ लेगा कि ग्लोबल ट्रेंड्स रिपोर्ट ये किसके द्वारा पब्लिश की जाती है। तो यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी, जिसको UNHRC आप लोग बोलते हैं, उसके द्वारा ये पब्लिश की जाती है। अब यहाँ से मैं आप लोग कुछ बातें बताऊंगा बेसिक, जिसके बारे में आप लोग को पता होना चाहिए, जिसको आप लोग फिर आगे कनेक्ट कर पाएंगे, तो आप लोग पूरा आर्टिकल भी अच्छे से समझ पाएंगे। मतलब क्या है, मतलब यहाँ पर ये है, जैसे मैं आप लोगों को एक बार वर्ल्ड मैप पर लेकर चलता हूँ जिसके साथ में आप लोग अच्छे से कनेक्ट करेंगे और आज की डेट में जो जो इशू है उनको भी समझ पाएंगे। अभी अफगानिस्तान में तालिबान का जैसे ही यहाँ पर पावर आई तो बहुत सारे लोगों ने कोशिश की कि अफगानिस्तान को छोड़कर निकलने यहाँ से, क्योंकि खस्ता हालत हो गई थी। सेम कंडीशन म्यांमार के अंदर में जब रोहिंग्या कम्युनिटी के ऊपर अत्याचार किए गए और म्यांमार में जब आर्मी आई तो पावर में, तो बहुत बुरी कंडीशन यहाँ पर देखने को मिली। ऐसी कुछ सिचुएशन यहाँ पर श्रीलंका में देखने को मिली। बहुत सारे ऐसे सिटीजन थे जो कि भारतीय नागरिक थे, जैसे तैसे यहाँ पर भुखमरी की कंडीशन आ गई, अपनी जान बचाकर यहाँ पर भागे। अब लगभग सेम कंडीशन में यहाँ पर आज के दिन में पाकिस्तान बैठा हुआ है। यहाँ पर इकोनॉमिक क्राइसिस आप लोगों को देखने को आने वाले टाइम में मिल सकते हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इन रीजन की वजह से रिफ्यूजी आते हैं। पर लेकिन जो आइलैंड वाले एरिया हैं, जैसे यहाँ पर ये सारे आइलैंड हो गए या फिर हमारी कंट्री का कोस्टल एरिया हो गया, यहाँ पर बहुत सारी आइलैंड कंट्री हो गई, तो ये जो एरिया है यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत ये रहती है कि कल को चलकर कल को चलकर बहुत सारी जैसे कि बारिश हो जाती है या फिर बर्फ पिघल जाता है, तो उस टाइम पर यहाँ पर पानी भर जाता है, तो लोगों को अपना एरिया छोड़कर कहीं और जाना पड़ जाता है। तो इसको बोलते हैं क्लाइमेटिक रिफ्यूजी। अब यहाँ पर कुछ टर्म्स मैंने आप लोगों को बताई थी, फिर से एक बार बता देता हूँ, कंफ्यूजन आप लोगों का दूर हो जाएगा। एक होता है माइग्रेंट, एक होता है असाइलम सीकर, और तीसरा होता है यहाँ पर जिसको आप लोग रिफ्यूजी बोलते हो। तो माइग्रेंट का मतलब तो ये होता है कि एक इंसान जो है एक जगह से दूसरी जगह पर वहां पर चला गया, दूसरी कंट्री के अंदर जाकर रह रहा है, उसके पास में प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है, जो भी मतलब माइग्रेंट किया गया वो एजुकेशन लेने गया है, ठीक है, या फिर कोई और वो कहीं पर जॉब करने के लिए गया है, अपने एरिया से दूसरे एरिया में माइग्रेंट हो गया एक तरीके से। तो ये एक तरीके से एक प्रॉपर टर्म है जो यूज की जाती है जब एक जगह से दूसरी जगह पर आप लोग मूव करते हैं, तो आप लोग माइग्रेंट वर्ड यूज कर लेते हैं। पर लेकिन असाइलम सीकर क्या होता है? असाइलम सीकर ये कि आज की डेट में अफगानिस्तान के बहुत सारे लोग इंडिया के अंदर आना चाहते हैं, तो वो इंडिया से बोल रहे हैं कि हम आपके यहाँ पर आना चाहते हैं, हमको रहने के लिए जगह मिल जाएगी क्या? आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं वो, पर लेकिन अब तक उनकी रिक्वेस्ट जो है वो एक्सेप्ट नहीं की गई है कि हाँ हम लोगों ने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली, आप आ जाइए, अब तक वो पेंडिंग पड़ी हुई है, तो असाइलम सीकर बोल देते हैं उनको। तो यानी कि एक्सेप्ट नहीं की गई है, इन्होंने बोला तो है वो रहना चाहते हैं पर हम लोगों ने एक्सेप्ट नहीं की है। जैसे ही इनकी ये जो पेंडिंग पड़ी हुई रिक्वेस्ट जो है वो एक्सेप्ट हो जाती है, तो असाइलम सीकर जो है वो रिफ्यूजी बन जाएंगे। तो यानी कि रिफ्यूजी जो है वो नेक्स्ट टर्म यहां पर हो जाती है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। बाय द वे अगर आप लोग थोड़ा सा और डिटेल में समझना चाहते हैं, आप लोग इसको कैसे समझ सकते हैं, कई बार आप लोगों ने देखने को मिला होगा कई सारे लोग जो हैं जबरदस्ती आकर घुस जाते हैं, तो उनको इलीगल माइग्रेंट आप लोग बोल देते हैं। इलीगल मतलब उनके पास में कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं था, बस वो अपनी जान बचाकर यहां पर आ गए, तो इस तरीके से समझ सकते हैं। तो असाइलम सीकर जब तक एक तरीके से उनको कंफर्म नहीं किया गया कि हाँ आप लोग देश के अंदर आ सकते हैं, तब तक वो इलीगल माइग्रेंट की कैटेगरी में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो ये टर्म भी कई बार आप लोगों ने न्यूज में सुनी होगी, तो इसके बारे में आप लोगों को
कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर इसको समझोगे तो आप लोग और अच्छे से चीजों को समझ पाओगे। तो अभी ये रिपोर्ट होगी, इसके बारे में सारी बातें होगी। अब यहां पर कुछ बातें मैं बेसिक आप लोगों को बताऊंगा जहां से आप लोग के एग्जाम में भी क्वेश्चन बन सकता है और अभी रिसेंटली काफी ज्यादा न्यूज में भी है। जैसे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हमारी कंट्री में ये लाया गया हमारे देश के द्वारा 3 देश को फायदा पहुंचाने के लिए, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इसी के साथ में एक देश हो रहा है, बताइए कौन सा है? आप लोगों को पता होना चाहिए। ये ऐसी चीजें हैं जो कई बार आप लोगों से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, वो है बांग्लादेश। ठीक है, तो ये ऐसी कंट्री है यहाँ पर जिनसे यहाँ पर अगर कोई माइनॉरिटी कम्युनिटी इंडिया के अंदर आना चाहती है तो उनको सिटीजनशिप प्रोवाइड कराई जाएगी। और अगर किसी को सिटीजनशिप हम लोग को प्रोवाइड करानी है तो हमारे संविधान के अंदर पार्ट 2 में सिटीजनशिप आप लोगों को देखने को मिलेगी, आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक का। तो सिटीजनशिप उनको प्रोवाइड कराने की बात की गई। इसी के साथ में हमारे देश में उनको सिटीजनशिप तो प्रोवाइड कराने की बात की जा रही है, जैसे हिंदू हो गया, क्रिश्चियन हो गया, जैन हो गया, पारसी हो गया, सिख हो गया, बुद्धिस्ट हो गया, पर लेकिन मुस्लिम को नहीं। क्यों? क्योंकि मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री है यहाँ पर, तो इसके चलते इसके ऊपर बवाल भी हुआ। पर इंपॉर्टेंट मुद्दा यहाँ पर यह है कि हम लोग अपने हिसाब से कानून बना सकते हैं हमारे देश में कौन आएगा कौन रहेगा। पर जो दुनिया का इंटरनेशनल लेवल पर जो रिफ्यूजी कन्वेंशन है, जो कि रिफ्यूजी कन्वेंशन है 1951 का, इसी के साथ में यहाँ पर प्रोटोकॉल है 1967 की। ये बोलते हैं कि कोई भी इंसान अगर आप लोगों के देश में आए तो आप लोग उसको रहने के लिए जगह दीजिए तो वो वहां पर आकर रह सकता है। पर लेकिन कई सारे मुद्दे आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेंगे कि इंडिया जो है उसने इसको साइन नहीं कर रखा है। तो हम लोग अपनी मर्जी से चाहे तो दुनिया को रख ले अपने घर पे लाकर, पर लेकिन कोई फोर्स नहीं करेगा हमको कि तुम लोग इनको अपने यहां पर आकर रख लो। तो ये काफी बड़ा मुद्दा है। तो आप लोगों से यहां पर क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि हमारी कंट्री में क्या क्या कानून है इसको लेकर। अगर कोई हमारी कंट्री में आता है तो एक पर्टिकुलर कानून आप लोगों को देखने को मिलेगा जो कि आप लोगों को याद भी रखना है, उसको बोलते हैं फॉरेनर एक्ट। फॉरेनर एक्ट है 1946 का, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो फॉरेनर एक्ट यहां पर देखता है कौन माइग्रेंट आ रखा है, किस तरीके से उसके पास में डॉक्यूमेंट्स वगैरह है, तो उसको यहां पर देश के अंदर आ रखा है, कैसे उसको लेकर चलना है ये आप लोगों के सामने यहां पर नजर आएगा। अभी कुछ और बेसिक बातें जो मैं आप लोगों को बताऊंगा वहां से आप लोगों के लिए डायरेक्ट क्वेश्चन भी कई बार बन जाते हैं। जैसे अगर संविधान के अंदर आप लोग जाएंगे तो पार्ट 3 आप लोगों को देखने को मिलेगा जिसको आप लोग फंडामेंटल राइट बोलते हैं, आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 के अंदर में। इसके अंदर में जो आर्टिकल 14 है वो राइट टू इक्वेलिटी के बारे में बात करते हैं। तो इंसान को इंसान किस तरीके से समझना है। आर्टिकल जो 20 है 20वां, वो प्रोटेक्शन विद रिस्पेक्ट टू कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस, ये इसके बारे में बात करते हैं। इसी के साथ में आर्टिकल 21 जो है वो राइट टू लाइफ के बारे में बात करते हैं। तो यानी कि संविधान में डायरेक्ट तो लिखा नहीं है, पर लेकिन इनडायरेक्ट वे में संविधान में लिखा गया है कि ये जो अधिकार है ये ओनली हमारे सिटीजन को नहीं, ये बाहर का भी अगर कोई पर्सन आता है उसको भी दिए जाएंगे, यानी कि फॉरेनर को भी यहाँ पर ये अधिकार दिए जाएंगे। यानी कि फालतू में किसी को भी गिरफ्तार कर लिया, किसी की भी जान ले ली यहाँ पर, ठीक है, उसको इक्वालिटी का भी यहाँ पर अधिकार नहीं मिलता है कई बार। तो इस तरीके की चीजें आप लोग को देखने को मिलती हैं। एक इंटरेस्टिंग चीज अगर मैं आप लोगों को बता दूं तो आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा वो हो जाएंगे कि ऐसी भी कुछ चीजें देखने को मिलती है और क्वेश्चन भी यहाँ से बन सकता है। इवन आर्टिकल 21A पता है क्या है? हमारे संविधान में 86 यानी कि 86वां संविधान में संशोधन किया गया था बेसिकली 2002 में। तो राइट टू एजुकेशन दिया गया हमारी कंट्री में 6 से 14 साल के बच्चों के लिए। तो 6 से 14 साल के बच्चों के लिए जो राइट टू एजुकेशन दिया गया है वो भी फॉरेनर के लिए एप्लीकेबल होता है। यानी कि उनके बच्चे अगर आकर यहाँ पर पढ़ना चाहते हैं तो उनको राइट टू एजुकेशन के तहत यहाँ पर एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाएगी। तो आर्टिकल 21A भी यहाँ पर उनके लिए एप्लीकेबल होगा, आप लोग ये समझ सकते हैं। इवन आर्टिकल 24 जिसमें चाइल्ड लेबर के बारे में बात की जाती है, आर्टिकल 23 जिसमें फोर्स लेबर के बारे में बात की जाती है, तो ये सारे अधिकार भी यहाँ पर उनको देखने को मिलेंगे जो कि इंडियन और फॉरेनर ये दोनों की कैटेगरी में आप लोगों को यहाँ पर निकल कर आते हैं। फ्रीडम ऑफ रिलीजियस अफेयर, अपनी खुद के वो रिलीजन जो है उसको फॉलो कर सकते हैं, तो आर्टिकल 26 भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। आर्टिकल 25 जो रिलीजन के बारे में बात करते हैं ये देखने को मिलेगा। ये इसी के साथ में वो अपने खुद के एजुकेशनल राइट जो है उनको भी वो आगे लेकर चल सकते हैं। इससे कई सारे क्रिश्चियन मिशनरीज आते हैं, उन्होंने अपने स्कूल बना रखे हैं, वो उनको आगे लेकर चलते हैं। तो ये अधिकार फॉरेनर के लिए भी अवेलेबल है। तो हमारे संविधान में इतना सारा प्रबंध कर रखा है कि कहीं ना कहीं अगर कोई बाहर का पर्सन हमारे देश में आएगा तो हम लोग उसको एक तरीके से अपने जैसा समझेंगे, उसको हम लोग एक तरीके से धुतकारेंगे नहीं। तो ये सारी बात आप लोगों से बेसिक ऐसी चीजें हैं जिससे कईयों क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम में पता नहीं कितनी बार पूछे जा चुके हैं। तो ये तो आप लोगों के माइंड में कम से कम क्लैरिटी होनी चाहिए। अब आगे बात करूंगा ग्लोबल ट्रेंड रिपोर्ट के बारे में। ये यहां पर जब तैयार की जाती है तो ये देखते हैं कितने लोग जो है कहां से किस तरीके से डिस्प्लेस हो रहे हैं। तो ये रिपोर्ट हर साल प्रस्तुत की जाती है। तो बोला जा रहा है कि वंस ए ईयर रिफ्लेक्ट करती है प्रीवियस ईयर। जैसे 2022 में अभी पब्लिश की गई, तो ये अभी यहां पर बता रही है 2021 में क्या डिस्प्लेसमेंट हुआ।
अब 2023 में जो रिपोर्ट पब्लिश की जाएगी वो 2022 में क्या हरकतें हुई उनके बारे में यहां पर बताएगी। तो इनके द्वारा बताया गया, ये काफी खतरनाक आप लोग स्टेटमेंट बोल सकते हैं। पूरी पृथ्वी के ऊपर एवरी 78 यानी कि हर 78 लोगों में से एक लोग जो है वो फोर्स है आज की डेट में अपनी जगह को छोड़कर जाने के लिए। यानी कि अगर 78 लोग आप लोग काउंट करोगे उनमें से एक लोग मिल जाएंगे, एक इंसान मिल जाएगा जो अपनी जगह छोड़कर कहीं जाना पड़ रहा है। तो ये जो डेटा है यहाँ पर कहां से निकाल कर लेकर आते हैं? अलादीन का चिराग है क्या घिसा और इनके पास में डेटा आ गया? नहीं यार, कोई चिराग नहीं है। ये अलग अलग गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये यहाँ पर जो आज के दिन में न्यूज़पेपर पब्लिश होते हैं, अलग अलग जो भी रिपोर्ट्स आती हैं, तो उनका डेटा इकट्ठा करते हैं, उसको कंपाइल करते हैं और उसके बेस पर यहाँ पर ये रिपोर्ट पब्लिश की जाती है UNHRC के द्वारा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आप लोगों को यहां पर पता होनी चाहिए कि किस किस रीजन की वजह से यहां पर लोग जो हैं वो डिस्प्लेस हुए। तो यहां पर 100 मिलियन से भी ज्यादा लोग जो हैं वो डिस्प्लेस हुए, अपने एरिया को छोड़कर गए, कहीं पर लड़ाई की वजह से छोड़कर गए, कहीं पर ह्यूमन राइट यानी कि उनको इंसान नहीं माना जा रहा, जैसे चाइना के अंदर भी देखने को मिलेगा, अफगानिस्तान के अंदर, यूक्रेन का तो रह गया जो अभी लेटेस्ट अभी कंडीशन देखने को मिल रही है, अफगानिस्तान क्लाइमेट, कहीं पर खाना नहीं मिल रहा है। अफ्रीका के अंदर से बहुत सारे लोग इसलिए अपने एरिया को छोड़कर जाते हैं। अभी आप लोगों ने देखा होगा कुछ दिनों पहले कि यूके के अंदर बहुत सारे लोग जो है वो जाकर घुस जाते हैं। उनको ये लगता है कि यूके ने तो यार दुनिया के ऊपर वैसे ही रूल किया है, उन्होंने तो वैसे ही दुनिया भर का पैसा कमाया, तो यहां से हम लोग को कोई शांति मिलेगी। तो वहां पर दुनिया भर के लोग जो है वो जाकर रहने लगे थे। तो यूके ने अभी उनको एक अफ्रीकन कंट्री के अंदर उनको जाकर रहने के लिए भी यहां पर फोर्स किया था, जो कि अभी रिसेंटली न्यूज में था। बताइए वो कंट्री कौन सी थी? मैंने आर्टिकल भी आप लोगों से डिस्कस किया था, देखता हूं किस किस को याद है। अभी उसमें वहां पर अपने रिफ्यूजी को रखने की बात की गई थी। 23.7 मिलियन नए इंटरनल ये डिस्प्लेसमेंट ग्लोबली आप लोगों को देखने को मिलेंगे डिजास्टर की वजह से। तो ये भी यहां पर काफी इंपॉर्टेंट है। यहां पर यानी कि एक देश के अंदर ही इंटरनली भी डिस्प्लेस हो रहे हैं लोग एक जगह से दूसरी जगह पर। उदाहरण के तौर पर एग्जांपल अभी लेटेस्ट का देता हूं। अभी आप लोगों ने देखा हमारे ही देश के अंदर आसाम के अंदर बाढ़ आ रखी है। तो जहां जहां बाढ़ आ रखी है दुनिया भर के लोगों को डिस्प्लेस कर सही जगह पर ले जाया गया जहां पर रहने लायक जगह है। ठीक है, कई बार आप लोगों ने देखा पिछले साइड काफी सारी लैंडस्लाइड वगैरह केरला के अंदर, तमिलनाडु के अंदर जो देखने को मिली। इसके चलते उत्तराखंड वगैरह रीजन में भी यहां पर लैंडस्लाइड की वजह से कई सारे लोगों की जान गई थी। तो इनको भी डिस्प्लेस कर एक जगह से दूसरी जगह पर यहां पर ले जाया जाता है ताकि उनकी जान बचाई जा सके। तो ये भी देखने को मिलेगा। पहली साल में यहां था 23%। तो ये साल दर साल ऐसी चीजें आप लोगों को देखने को मिल रही है नॉर्मली। अभी 2021 के हिसाब से चाइना के अंदर 6 मिलियन, इसी के साथ में फिलीपीन के अंदर 5.7 मिलियन, इंडिया के अंदर 4.9 मिलियन लोग जो हैं डिजास्टर की वजह से अपने एरिया को छोड़कर कहीं और जाने के लिए फोर्स हुए अभी फिलहाल इस रिपोर्ट के हिसाब से। अब यहां से सबसे खतरनाक एक पॉइंट आप लोगों को निकल कर आएगा जो कि आप लोगों को सरप्राइज करेगा। यहां पर मैंने बताया 6 मिलियन अलग जगह, 5 मिलियन अलग जगह, 4 मिलियन अलग जगह, ये इतने टोटल इतने मिलियन यहां पर डिस्प्लेस हो गए। 23 मिलियन जो लगभग डिस्प्लेस हुए हैं उनमें से 5.9 मिलियन ऐसे हैं। 1 मिलियन में आप लोगों को पता है 10 लाख होते हैं। ठीक है, तो 10 लाख 1 मिलियन में होते हैं, तो टोटल 60 लाख लोग ऐसे हैं जो कि डिस्प्लेस तो हुए पर लेकिन अपने घरों को वापस नहीं आए। जहां पर गए वो वहीं पर ही रहने के लिए मजबूर हो गए क्योंकि कंडीशन ऐसी नहीं थी कि वापस वो अपने घर को आ सकें। तो ये सिचुएशन आप लोगों को देखने को मिलेगी, यानी कि अपने घर पर वो वापस आ ही नहीं पाए। तो ये सिचुएशन है यहां पर। तो ये रिपोर्ट यहां पर बता रही है। अगर बात करें नंबर ऑफ लोग जो फोर्स किए गए यहां पर एक तरीके से वो इंक्रीज हो रहे हैं हर साल, और ये सोचने वाली बात है। यानी कि ये घटते नहीं है, पिछले डिकेड में, पिछले साल में ट्रेंड जो है वो बढ़ता हुआ जा रहा है। यानी कि सिचुएशन जो है वो खराबी होती जा रही है। और जो ट्रेंड आप लोगों को दिखा रहा है ये आप लोगों के सामने यहां पर दिखाएगा। ये दिखा रहा है कि चीजें जो है वो बढ़ती ही जा रही है। अगर आज के हिसाब से आप लोग बातें करेंगे तो ये फोर्स एक तरीके से फोर्स किया गया जिन लोगों को इन्वायरमेंट के द्वारा या फिर वहां की हरकतों के द्वारा, जिसकी वजह से यहां पर ये सिचुएशन देखने को मिल रही है। ये डेटा आप लोगों को चौंका देगा। यहां पर दुनिया भर में अगर आप लोगों से कोई पूछे कि बच्चे जो हैं टोटल पॉपुलेशन का कितने प्रतिशत है, तो आप लोग क्या बोलोगे? 10, 20, 30, 40, 50? क्या होगा आप लोगों का आंसर बताइए। टोटल दुनिया भर में बच्चों की पॉपुलेशन जो है वो 30% है। यानी कि अगर 100 लोग हैं यहां पर दुनिया में तो उसमें से 30 जो हैं वो बच्चे आप लोगों को देखने को मिलेंगे। जबकि जो डिस्प्लेस लोग हुए हैं उसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा 41% जो है आप लोगों को यहां पर नजर आएगा ये बच्चे हैं इसके अंदर में। तो यानी कि इतनी बुरी कंडीशन यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। मेल और फीमेल का भी डेटा यहां पर बता रखा है, एज वाइज बता रखा है कितनी एज यहां पर देखने को मिल रही है। तो ये काफी बुरी कंडीशन है यहां पर। अगर मेल में बच्चे हैं 21% और फीमेल में बच्चे हैं 20%, तो टोटल 41% बच्चे यहां पर डिस्प्लेस हो रहे हैं। मेल अगर 18 से लेके 59 तक का अगर बात करें तो यहां पर ये हो गया मेल 27%, 26% फीमेल हो गया।
60+ में भी यहाँ पर आप लोगों को लगभग 3-3% दोनों देखने को मिलेंगे, क्योंकि अगर कोई छोड़ के जा रहा है एक जगह से दूसरी जगह पर तो माँ बाप को तो छोड़ के जाएगा नहीं, माँ बाप को भी साथ में लेके जाएगा ना। तो ये सिचुएशन आप लोग समझ सकते हैं। अब आप लोगों से पूछा जा सकता है कि मेल ज्यादा डिस्प्लेस हुए या फिर फीमेल ज्यादा डिस्प्लेस हुई, तो नॉर्मल सी बात है कि मेल ज्यादा होंगे, पर लेकिन ज्यादा डिफरेंस है नहीं। यहां पर भी 1% का डिफरेंस है और यहां पर भी 1% का डिफरेंस है। तो इस तरीके से यूपीएससी थोड़ा सा घुमा फिरा कर भी कई बार क्वेश्चन पूछ लेती है। इस एक ही आर्टिकल के अंदर बहुत सारी चीजें इंक्लूडेड होती जा रही हैं आप लोगों की। चैलेंज मैंने बता दिया, कहीं पर किसी के ऊपर अटैक हो रहा है, किसी को सेक्सुअली असोल्ट किया जा रहा है, जेंडर बेस्ड वोलेंस देखने को मिल रहा है कि मार दिया, लड़की थी या फिर किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के थे, फैमिली से अलग हो गए, उसकी वजह से सेपरेट होकर जा रहे हैं। पर प्रॉब्लम क्या रहती है, रहने के लिए जगह नहीं मिलती है, खाने के लिए खाना नहीं मिलता है, हेल्थ की सर्विस नहीं मिलती है, प्रॉपर्टी अपनी खो देते हैं, और कई सारे बच्चों का बचपन और जमीन वगैरह सारी चीजें जो हैं वो उनकी बर्बाद हो जाती है, जो उनको जिंदगी भर उससे ये वंचित रहते हैं। तो साथ आप लोग इसको थोड़ी सी देर के लिए अगर समझना चाहते हैं तो आंख बंद करो और एक बार सोचो कि आप लोग जहां पर रहते हो प्रेजेंट टाइम पर, जो आप लोगों का मूल घर है, जहां पर आप लोगों का परिवार रहता है, उसको छोड़कर आप लोगों को कहीं और जाना है। आप लोगों की जमीन भी है, आप लोग एक तरीके से जानवर वगैरह भी है, वहां पर पूरा सिस्टम आप लोगों ने स्टेब्लिश कर रखा है, पूरा घर है, बचपन से वहीं पर रहते आ रहे हैं, पर लेकिन आप लोगों को छोड़ना पड़ गया और कहीं और जाकर ये सारी चीजें स्टेब्लिश करनी है। और छोड़ना भी इस तरीके नहीं कि आप लोग पहले एक नॉर्मल से मकान में रहते थे, अब आप लोग विला में जा रहे हैं, किसी महल में जा रहे हैं, वो वाला छोड़ना नहीं, फोर्सफुली जाना पड़ रहा है और उससे बदतर जगह पर आप लोगों को जाना पड़ेगा। तो उस टाइम पर क्या दिमाग में थॉट आएंगे वो सोचो, तो आप लोग इनकी जो ग्रेविटी है वो समझ पाओगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को यहां से बन सकता है। आप लोगों ने देखा होगा यूपीएससी ने कई सारे क्वेश्चन पूछे ऑर्गेनाइजेशन से, तो एक ऑर्गेनाइजेशन भी आप लोगों की कवर हो जाएगी। तो फंडामेंटल राइट के बारे में बातें कर ली मैंने आप लोगों से यहाँ पर, और भी कई सारी कानून के बारे में बातें की, इसी के साथ में आप लोगों को सिटीजनशिप अधिकार के बारे में बातें कर ली। अभी एक आप लोग की ऑर्गेनाइजेशन भी यहाँ पर कवर हो जाएगी, जिसको UNHRC बोलते हैं। 1950 में क्रिएट की गई। स्टार्टिंग में तो ये क्रिएट इसलिए की गई थी क्योंकि यूरोपियन लोगों की हेल्प करना था इसको, पर लेकिन फिर वर्ल्ड वॉर के बाद में ये दुनिया भर के लोगों के साथ में हेल्प करने के लिए यहाँ पर तैयार हो गई। जनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर आप लोगों को इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। इसके मेंबर जो है वो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट ग्रुप के मेंबर आप लोग हैं। ये जो मेंबर है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट ग्रुप का मेंबर है। और इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर है कि इसको नोबेल पीस प्राइज मिल चुका है 1954 में और फिर से 1981 में, यानी कि 1954 और 1981 में 2 बार इसको नोबेल पीस प्राइज मिल चुका है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहां से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों का निकल कर आएगा। अगर एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछूं, एक टॉपिक आप लोगों का हो जाएगा क्वेश्चन के बदले, आप लोगों से पूछे कि कन्वेंशन वर्सेस प्रोटोकॉल में क्या डिफरेंस है। जैसे कि 1951 का ये कन्वेंशन था जो कि स्टेटस ऑफ रिफ्यूजी के बारे में बात करता था, पर लेकिन 1961 की प्रोटोकॉल हो गई जो कि स्टेटस ऑफ रिफ्यूजी के बारे में बात कर रही है। तो कन्वेंशन वर्सेस प्रोटोकॉल में क्या डिफरेंस है, अगर आप लोगों से पूछ लूं तो आप लोग क्या बोलोगे, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो पहले 1951 में क्या आया, ये कन्वेंशन आया। तो कन्वेंशन एक तरीका एग्रीमेंट होता है जब यहां पर मिलकर कंट्री या फिर आप लोग मेंबर जो रहते हैं वो नेगोशिएट करते हैं कि हाँ इस बात को मान लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं। पर लेकिन जब ये कन्वेंशन बन जाता है उसमें कुछ चेंजेस लाए जाते हैं, तो प्रोटोकॉल आती है वो कि हाँ ये प्रोटोकॉल आती है कि प्रोटोकॉल एक तरीके से एक तरीका है कन्वेंशन को मॉडिफाइड करने का। तो यानी कि ये प्रोटोकॉल आया, उसने कन्वेंशन को मॉडिफाइड किया कि यूरोप के लोगों के लिए ही नहीं यार, दूसरे लोगों के लिए भी जहां जहां पर दिक्कत हो रही है ह्यूमन राइट की, वहां पर हम लोग पहुंचेंगे, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। तो ये डिफरेंस है जो कि आप लोग यहां पर याद रखेगा और आप लोगों को पता होना चाहिए। और जो रिफ्यूजी की डेफिनेशन है वो 1951 के कन्वेंशन के हिसाब से है कि वो पर्सन जो प्रोसिक्यूट हो रहा है या फिर जिसको फोर्सफुली अपनी कंट्री को छोड़कर जाना पड़ रहा है वो रिफ्यूजी की कैटेगरी में आएगा। तो ये एक डेफिनेशन भी यहां पर दी जाती है 1951 के कन्वेंशन के हिसाब से। तो प्रोसिक्यूटेड या फिर फोर्स, जिसको फोर्स करके वहां से निकाला जा रहा है, तो यहां पर वो इंसान जो है वो रिफ्यूजी की कैटेगरी में आएगा। तो ये एक अच्छी डेफिनेशन भी है जो आप लोग याद रख सकते हैं। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको आप लोग अटेम्प्ट करो, काफी कुछ आप लोगों को यहां पर जानने को मिलेगा। यूनाइटेड जो बात की जा रही है यूएन रिफ्यूजी एजेंसी के बारे में, जिसको UNHRC आप लोग बोलते हैं, बोला गया ये क्रिएट की गई थी सेकंड वर्ल्ड वॉर के ड्यूरेशन पे। दूसरा बोला गया इसका हेडक्वार्टर जो है वो आप लोग को जनेवा स्विट्जरलैंड में देखने को मिलेगा। और ये मिलियंस ऑफ जो यूरोपियन है जो कि आज के डेट में इधर उधर जा रहे हैं उनकी हेल्प करने के लिए। और इसके बाद में फिर वर्ल्ड वॉर के बाद में फिर यहाँ पर सब लोगों के लिए यहाँ पर इसको इंक्लूड किया गया। सही स्टेटमेंट यहाँ पर क्या है, ए में बोला गया 1 and 2, बी में बोला गया 2 and 3, सी में बोला गया 1 and 3 और डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबव। सही आंसर क्या है, तो अभी मैंने बताया 1950 के लगभग यहाँ पर क्रिएट किया गया, आप लोगों ने देखा। तो ये जो स्टेटमेंट है यहाँ पर, ये पहली स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो गई, सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। तो इस तरीके से आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप लोग कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए।
तो टॉपिक को ऐसे कवर करो कि एक तरीके से एक ही टॉपिक के अंदर बहुत सारी चीजें रिवाइज भी होगी आप लोगों की, डे के बारे में डिस्कस कर लिया, उसकी थीम भी होगी आप लोगों की, ग्लोबल कन्वेंशन क्या है उसके बारे में बात कर ली, अब लिखने के लिए भी आ जाए, किसी को समझाने के लिए आ जाए, हर तरीके से आप लोगों को यहां पर सारी बातें बता दी। अगर अब भी कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में बताना, फिर वो कंफ्यूजन भी आप लोग का दूर किया जाएगा। फीडबैक जरूर दिया करो यार, लाइक या डिसलाइक कर आप लोग बता सकते हो, और इसी के साथ में जो भी आप लोग को समझ नहीं आ रहा है उसके बारे में भी आप लोग कमेंट कर सकते हो। ओके, आई होप कि आप लोग के माइंड में कंप्लीट टॉपिक क्लियर हुआ होगा, यस या फिर नो। इसी से कनेक्टेड एक आर्टिकल है जो कि आप लोगों से डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में बात करेगा, क्योंकि काफी कुछ मैंने आप लोगों से रिफ्यूजी के बारे में तो बात कर ली, पर लेकिन जब डिजास्टर मैनेजमेंट इसके साथ में कनेक्ट हो जाता है तो वो यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसके चलते कुछ ऐसी चीजें हैं कि ये इस पर्टिकुलर अगर आर्टिकल से कुछ और लिखने के लिए आ जाता है, डिजास्टर के बारे में कुछ लिखने के लिए आ जाता है, तो आप लोगों को पता है जीएस पेपर 3 के अंदर में पूरा डिजास्टर का टॉपिक है, तो बहुत बड़ा पोर्शन आप लोगों का डिजास्टर का यहाँ पर तैयार हो जाएगा इस पर्टिकुलर डिस्कशन को काउंट करने के बाद में, जो मैं अभी डिस्कस करने जा रहा हूँ। हालांकि ये आर्टिकल जो है आप लोगों का रिवीजन भी कराएगा, इससे आप लोग जो है और अच्छे से चीजों को कनेक्ट कर पाएंगे कि डिजास्टर होता है, किस किस तरीके का डिजास्टर और किस तरीके से फिर वो रिफ्यूजी क्रिएट होते हैं। तो एक कनेक्टिंग लिंक आप लोग यहां पर इसके साथ में जोड़ पाएंगे। ये जो आर्टिकल है काफी बेहतरीन आप लोगों को देखने को मिलेगा, और यहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस भी आप लोगों के हो जाते हैं, खासकर जब डिजास्टर के बारे में बात करते हैं। डिजास्टर जो है उसके बारे में हर जगह बात की जा रही है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए डिजास्टर कहां पर है। तो यूपीएससी प्रीलिम्स का जीएस पेपर 3 में डिजास्टर मैनेजमेंट आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। तो बात करेंगे पहले डिजास्टर के बारे में, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। बात करते हैं 1989 में। सबसे पहले अगर आप लोगों से पूछे कि यहाँ पर डिजास्टर को, जो कि नेचुरल डिजास्टर होता है, कहीं बाढ़ आ गई, कहीं सुनामी आ गया, कहीं अर्थक्वेक आ गया, उसको टैकल करने के लिए इंटरनेशनल डेकेड फॉर नेचुरल डिजास्टर रिडक्शन यहाँ पर देखने को मिला 1989 में। यानी कि यहाँ पर ये 1900 जो बेसिकली 89 में आप लोग यहाँ पर चीज देखने को मिली कि यहाँ पर 1989 में कि ऐसा कुछ हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं कि हम लोग यहाँ पर चीजों को कंट्रोल करके चल सकते हैं। ठीक है, 1994 में लगा कि चीजें सही नहीं है, थोड़ा सा और सुधारेंगे, तो योकोहामा स्ट्रेटजी बनाएगी, प्लान ऑफ एक्शन, ताकि चीजों को कंट्रोल किया जा सके। योकोहामा शब्द याद रखेगा, सबसे पहले ये निकल कर आया। फिर इंटरनेशनल स्ट्रेटजी बनाएगी डिजास्टर रिडक्शन के लिए, तो यहाँ पर ये 1999 में, यानी कि यहाँ से लगभग 5 साल बाद, और फिर यहाँ से लगभग 5 साल बाद, और फिर यहाँ से आप लोगों को लगभग 6 साल बाद देखने को मिलेगा ये आगे यहाँ पर ह्योगो फ्रेमवर्क ऑफ एक्शन, जो कि 2005 से लेके 15 तक था। ठीक है, फिर इसके बाद में यहाँ पर आ गया सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, 2015 से लेके 2030 तक था। अगर ये पैटर्न आप लोग देखोगे तो कल को चलकर आप लोगों से पूछ ले सबसे पहले योकोहामा आया, ह्योगो आया या सेंडाई आया, तो याद रखिएगा सारे के सारे जो हैं ये एक पैटर्न में आप लोगों को नजर आने चाहिए। तो सबसे पहले वाई, फिर एच और फिर एस, तो इस तरीके से आप लोग याद रखते हैं, या फिर SHY। ठीक है, तो जैसे भी आप लोगों को सुटेबल लगे, पर इंपॉर्टेंट मुद्दा यह है कि योकोहामा की बात कर लो, चाहे ह्योगो की बात कर लो, चाहे सेंडाई की बात कर लो, सारी की सारी जो सिटी है वो एक ही देश की है, और वो देश है जापान। आप लोग बोलोगे आखिर क्यों, सारे के सारे जो है यहाँ पर जापान के अंदर ही क्यों यहाँ पर ये सारी मीटिंग्स वगैरह सारी देखने को मिल रही है। जापान एक ऐसा देश है जहाँ दुनिया भर के अर्थक्वेक, दुनिया भर के आप लोगों को वहाँ पर एक तरीके से बाढ़ वगैरह आती हुई नजर आती है, दुनिया भर के वहाँ पर बेसिकली एक तरीके से डिजास्टर देखने को मिलते हैं। पर लेकिन फिर भी जरा से टाइम में वो अपने आप को फिर से संभाल कर खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं कि आओ देखता हूँ कौन आता है। ठीक है, तो वाली बातें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो सारे के सारे फ्रेमवर्क यहाँ पर डिजास्टर मैनेजमेंट के जापान के अंदर आप लोगों को देखने को मिले। अभी लेटेस्ट है सेंडाई फ्रेमवर्क, तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन अगर कल को कोई पूछ ले तो सेंडाई फ्रेमवर्क के बारे में तो याद रखिएगा 7 ग्लोबल टारगेट हैं इसके, 1 ग्लोबल आउटकम, 1 ग्लोबल गोल, यहाँ पर 13 गाइडलाइन है इसके अंदर, प्रिंसिपल, ये सारी बातें आप लोगों को देखने को मिल रही है। और इंटरनेशनल कोऑपरेशन के बारे में सबसे ज्यादा बात यहाँ पर की जाती है ताकि सिचुएशन को कंट्रोल किया जा सके। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है जो कि आप लोग समझिएगा। बेसिक चीजें बहुत सारी बताऊंगा, एक एक जो है वो ध्यान में रखकर आप लोगों को चलना है। सबसे पहले बात करें तो यहाँ पर हाईलाइट्स क्या है यहाँ पर इसके, तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो फॉर द रेजिलिएंट आइलैंड जो स्टेट है यहाँ पर ये अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया था। कब लॉन्च किया गया था, जब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 यहाँ पर हो रही थी। कहां पर हो रही थी, ये ग्लासगो में हो रही थी, यूके के अंदर में। ठीक है, तो याद रखिएगा। आप लोगों से पूछ ले कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 27 कहां पर होने वाली है, तो ये याद रखिएगा ये इजिप्ट के अंदर में होने वाली है। तो यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 28 कहां पर होने वाली है, तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में होने वाली है, यूएई के अंदर में। तो कंफ्यूज मत हो जाना इसको भी लेकर बिल्कुल भी। ठीक है, अच्छा यूएई का मंगल के लिए मिशन जो है उसका नाम क्या है, मैंने अभी कुछ दिनों पहले पढ़ाया था, तो इतना तो हक बनता है ना पढ़ाने के बाद में क्वेश्चन पूछ लूं, बनता है कि नहीं बनता है? यस या नो? चलिए जो भी है आंसर जरूर दिया करो। ठीक है, ग्लोबल असेसमेंट ऑफ डिजास्टर, जो रेजिलिएंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर जो सिस्टम के बारे में अगर बात करते हैं तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये काफी सारी चीजों को
बेसिकली सही से लेकर चलने की बात करते हैं, ताकि आने वाले टाइम में चीज़ों को सुधारा जा सके। एक ऐसा ढांचा रहेगी, कल को डिजास्टर भी आ जाए तो खड़ा करके उसको कंट्रोल करके फिर से हम लोग अपने पैरों पर खड़े हो जाएं, ये इसका मुद्दा रहता है। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर सबसे पहले अगर बात करें तो CDRI जो है यहाँ पर, ये प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा ये 2019 में जब UN की कॉन्फ्रेंस हुई थी, वहाँ पर चीज़ें आप लोगों को देखने को मिली थी। दिल्ली जो है यहाँ पर, इसके अंदर बात करें फर्स्ट और सेकंड जो वर्कशॉप हुई डिजास्टर रेजिलियंस के बारे में, यहाँ पर दिल्ली के अंदर में CDRI 2021 में वर्चुअली हुआ, और यहाँ पर फोर्थ जो इसका एडिशन है वो भी यहाँ पर बेसिकली ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है पार्टनरशिप विद यूनाइटेड जो स्टेट की गवर्नमेंट के साथ में इन न्यू दिल्ली, यानी कि USA के साथ में मिलकर हम लोग हाइब्रिड फॉर्मेट में चल रहे हैं, यानी कि थोड़ा सा ऑनलाइन थोड़ा सा ऑफलाइन। तो ये इस तरीके की चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो CDRI के बारे में बात करें तो इतने मेंबर हैं यहाँ पर, ये ऑर्गेनाइजेशन पार्टिसिपेट कर रही है, और बेसिक मुद्दा यहाँ पर ये कि डिजास्टर को कैसे कंट्रोल करना है। पैसे भी दे दे भाई साहब, 2023-24 तक के चीजों को सुधारो तो सही, पैसे भी हैं आप लोगों के पास में, तो सारे मुद्दे आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे। पर लेकिन वही बातें हैं कि कैसे चीज़ों को लेकर चलना है, वरना दिक्कतें देखने को मिलती है जब भी यहाँ पर सिचुएशन जो है वो यहाँ पर सुधर नहीं पाती है। तो इसके बारे में यहाँ पर चीज़ें बेसिकली बताने की भी कोशिश की जा रही है, तो इसके बारे में कोई भी डाउट आप लोगों को नहीं होना चाहिए। कल को चलकर कई बार क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछ लेते हैं, तो सारी जो पॉइंट है आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए। अभी कुछ बातें मैं आप लोगों को बताऊंगा, कल को चलकर अगर आप लोगों से क्वेश्चन बन जाए तो ये थोड़ा सा आप लोग यहाँ पर जरूर याद रख सकते हैं। वो क्या है, ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो पहली हुई थी सबसे पहले, जिसको स्कोप 1 आप लोग बोलते हैं, तो वो कब हुई थी, वो 1995 में आप लोगों को देखने को मिलती है, और वो बेसिकली जर्मनी के अंदर थी, बर्लिन के अंदर में, ठीक है, बर्लिन के अंदर में, ठीक है। 1997 में फिर यहाँ पर ये थी तीसरे नंबर की, ये सारी नहीं बता रहा हूँ, बीच बीच में जो इंपॉर्टेंट है बता रहा हूँ। क्योटो प्रोटोकॉल यहाँ से निकल कर आया, तो ये 1997 की थी। 2002 की थी, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये हुई थी 2002 की कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 8वें नंबर की, इसको दिल्ली डिक्लेरेशन बोलते हैं। इसमें बोला गया साइंस एंड टेक्नोलॉजी का यूज कर आप लोग क्लाइमेट चेंज को टैकल कर सकते हो, यानी कि काम की बात हम लोगों ने बताया अगर ढंग से देखा जाए। 2007 में जो बात करें यहाँ पर, ये बाली इंडोनेशिया के अंदर आप लोगों को देखने को मिली, जिसमें बाली एक्शन प्लान निकाल कर लाया गया, जिसमें कैसे हम लोग इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पर बोला गया 5 मेन कैटेगरी, यानी कि विजन होना चाहिए, मिटिगेशन होना चाहिए, एडेप्शन होना चाहिए, टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, फाइनेंस होना चाहिए। तो 5 जो मेन कैटेगरी यहाँ पर डिवाइड की गई, वो बाली के अंदर यहाँ पर डिवाइड की गई, तो ये याद रखेगा। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो 21 थी, वो काफी इंपॉर्टेंट थी, पेरिस के अंदर हुई थी, और वहां पर हम लोगों ने बातें की थी। बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा था वो क्या था, वो था जब हम लोगों ने बात की 2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम करना है, और 1.5 डिग्री तक तो रखना ही रखना है, और 100 बिलियन पैसे की भी बात की गई थी, फंड देना पड़ेगा अमीर कंट्री को, गरीब कंट्री को। वो अलग बात है कि उन्होंने देने से मना कर दिया, तो ये हरकतें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं। सेंडाई फ्रेमवर्क डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के बारे में अगर बात करते हैं, तो इसके ऊपर फोकस किया था कि कैसे रिड्यूस करना है डिजास्टर को, यानी कि लोग मर रहे हैं उसको घटाना है, ठीक है, अफेक्टेड हो रहे हैं लोग उसको देखना है, रीडायरेक्ट करना है एक तरीके डिजास्टर इकोनॉमी का जो लॉस हो रहा है, रिड्यूस करना है जो डैमेज हो रहा है क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का। क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब कहीं एजुकेशन इंस्टीट्यूशन कहीं कुछ आप लोग को खत्म होते हुए नजर आएंगे, तो उसके ऊपर काम करने की यहाँ पर बात की जा रही है। तो बेसिक चीजें हैं जिसको आप लोग समझ सकते हैं, कोई भी आप लोगों के माइंड में इसको लेकर डाउट नहीं होना चाहिए, इसलिए यहाँ पर डिटेल में बातें बता दी। अब इतने डिटेल में बताइए तो क्वेश्चन ही पूछूंगा आप लोगों से। यहाँ पर बात की जा रही है योकोहामा, इसी के साथ में ह्योगो और सेंडाई फ्रेमवर्क के बारे में। तो ये डिजास्टर मैनेजमेंट स्ट्रेटजी है, तो यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, यानी कि कौन सी डिजास्टर मैनेजमेंट स्ट्रेटजी है। तो ए में बोला गया 1 2, बी बोला गया 2 3, सी बोला गया 1 3, डी बोला गया ऑल ऑफ द अबव। तो सही आंसर क्या है, सही आंसर यहाँ पर डी है कि नहीं, सही आंसर बिल्कुल अच्छे से आप लोग देखना है, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, एक काफी इंपॉर्टेंट केस है जो कि कल पूरे दिन में यहाँ पर ये छाया रहा। अगर इसके बारे में बात करें तो हर एक न्यूज़पेपर के द्वारा यहाँ पर इसको कवर किया गया। यूएसए के कोर्ट का एक डिसीजन, हालांकि ये जो डिसीजन है ये लीक हो चुका था, पर अभी ये जो डिसीजन है ये पब्लिकली इंप्लीमेंट किया गया है कि यूएसए के जो स्टेट हैं अबॉर्शन के ऊपर अपने आप खुद से कानून बना सकते हैं, यानी कि वो चाहते हैं कि किसी को अगर कोई भी प्रेग्नेंट हो जाए वुमेन, खासकर आप लोगों को देखने को मिलेगा क्रिश्चियनिटी के अंदर अबॉर्शन जो है वो एक तरीके से गलत माना जाता है, तो उसी के ऊपर ये पूरा केस है। तो पूरा आर्टिकल डिस्कस करूंगा। ये जो एक पहले ही यहाँ पर ये जो था, ये जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था ये पहले ही लीक हो चुका था, ठीक है, तो उससे रिलेटेड पूरा आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलेगा। और इंडिया के अंदर अबॉर्शन की क्या सिचुएशन है वो भी आप लोगों को पता होनी चाहिए, उसके ऊपर भी आप लोगों का पूरा फोकस होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन बन सकते हैं और ये काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी में भी यहाँ पर आ चुका है, तो आगे इसके ऊपर और आर्टिकल आने वाले हैं। तो पहले हम लोग पूरा समझते हैं जब ये लीक हुआ क्या कंडीशन थी, वो सारी बातें आप लोगों को जानने को मिलेगी। ये आर्टिकल है सुप्रीम कोर्ट के बारे में और बात की जा रही है यूएसए के बारे में। यूएसए के सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन जो है वो अभी पब्लिक होना था, मतलब एक तरीके से अभी नहीं, आने वाले टाइम में, पर लेकिन वो लीक हो गया है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा हाहाकार यहाँ पर देखने को मिल रहा है यूएसए के अंदर में। और वो हाहाकार कहां से निकल कर आ रहा है, वो आ रहा है बेसिकली सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है वो यहाँ पर काफी कुछ चेंज करने वाला है।
यहाँ पर एक रो वर्सेस वेड करके यहाँ पर इनका डिसीजन था, उसको यहाँ पर ये पलटने वाला है। मतलब क्या है, मतलब मैं आप लोगों को यहाँ पर पूरा समझाता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। आप लोगों को पता है कि सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजन आते हैं वो पूरे देश के ऊपर इंप्लीमेंट हो जाते हैं, खासकर हमारे देश में भी अगर हम लोग बात करते हैं। सेम कंडीशन यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। अगर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आता है यूएसए के अंदर में, तो जो भी हाई कोर्ट है यूएसए के अंदर में कहीं ना कहीं वो भी उसको यहाँ पर फॉलो करते हुए नजर आएंगे और इंप्लीमेंट करते हुए नजर आएंगे। पर फिर भी हमारी कंट्री में और यूएसए में आप लोग कुछ डिफरेंस देखने को मिलेंगे, जिनके बारे में मैं आप लोगों से आगे बात करूंगा। अभी पहले इसके बारे में आप लोगों से बात करता हूँ। सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन जो है वो लीक हो गया, और पॉलिटिको करके एक यहाँ का न्यूज़पेपर है, उसके द्वारा यहाँ पर इसको लीक किया गया। उस डिसीजन में यहाँ पर ये बोला गया कि 1973 में यहाँ पर इनके द्वारा एक डिसीजन लाया गया था कि लीगलाइज कर दिया गया था अबॉर्शन को। यानी कि अगर कोई पर्टिकुलर जो महिला है वो अबॉर्ट करना चाहती है अपने बच्चे को, तो वो अबॉर्ट कर सकती है, उसको अधिकार मिल गया था यहाँ पर देश के अंदर में। तो इसके चलते यहाँ पर वो आसानी से इसको एंजॉय कर सकती है। अगर उसको बच्चा नहीं रखना है तो वो अपने हिसाब से डिसाइड कर सकती है, उसकी बॉडी उसका राइट। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। पर लेकिन अभी क्या चल रहा है, अभी यहाँ पर ये चल रहा है कि इसको हटाने की बात की जा रही है कि अबॉर्शन अलाउ न किया जाए। आप लोग बोलेंगे ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर आप लोग यहाँ पर बात करेंगे क्रिश्चियनिटी के अंदर, सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा ये देखने को मिलता है कि अगर कोई पैदा हो रहा है तो नेचुरली उसको पैदा होने दो, उसको आप लोगों को लाइफ को बेसिकली खत्म करने का कोई अधिकार नहीं है। यानी कि अगर बात की जाए रिलीजन के हिसाब से, तो ये काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये इंपैक्ट डालने वाला एक डिसीजन आप लोगों को देखने को मिलने वाला है। तो इसी के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। ये थोड़ा सा मैं ये यहाँ पर चेंज करना भूल गया, पुराना लगा रहा था, ठीक है, तो इसको चेंज कर दूंगा मैं, टेंशन मत लेना, ठीक है। ये बेसिकली आप लोग वुमेन इंपावरमेंट के बारे में या फिर सोसाइटी के ऊपर जो इंपैक्ट पड़ेगा उससे रिलेटेड आप लोग का आर्टिकल देखने को मिल जाएगा, ठीक है। प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ से भी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए हो सकता है। यूएसए के अंदर में टोटल मिलाकर 50 स्टेट है। 50 स्टेट जो है यहाँ पर ये अलग अलग कानून इनके रहते हैं, अलग अलग इनके यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन है। तो इसके चलते यहाँ पर दिक्कतें देखने को मिलती है कई बार। यूएसए के अंदर में अगर बात करें यहाँ पर एक पर्टिकुलर जो एरिया है जिसका नाम है यहाँ पर मिसिसिपी, ठीक है, तो ये राज्य जो है इसने गुहार लगाई कि यहाँ पर क्या किया जाए, ये अबॉर्शन का जो कानून है यहाँ पर इसको हटाया जाए। तो ये अबॉर्शन का कानून जो है इसको हटाया जाए, और यानी कि अबॉर्ट करना जो है वो यहाँ पर एक ऐसा जुर्म बनाया जाए कि लोग जो है बच्चों को अबॉर्ट न कर सके अगर कोई बच्चा एक बार हो रहा है। तो ये यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसमें आप लोग क्या रहे हैं यहाँ पर, ये सही है या फिर गलत है? यार देखो, मॉडर्न सोसाइटी जैसी देखने को मिल रही है उसके हिसाब से अगर बात करें तो ये एक काफी एक रिग्रेसिव स्टेप देखने को मिलेगा, वो भी यूएसए जैसी सोसाइटी पर, जिसको लोग जो है आज के टाइम फॉलो करते हैं और अपने कानून बनाते हैं यूएसए के गुहार लगा कर कि हाँ यूएसए के अंदर ही हो रहा है, हम भी अपने देश में लेकर आते हैं। पर लेकिन यूएसए में अगर ऐसा कानून आएगा तो क्या होगा? हमारी कंट्री में क्या अबॉर्ट करना वो लीगल है? आप लोग इसके बारे में बताइए, यस या फिर नो। अभी मैं उसके बारे में आप लोगों से डिस्कस करूंगा। हालांकि आर्टिकल में वो बातें नहीं है, पर वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को बताऊंगा, क्वेश्चन बनने के चांसेस बन जाते हैं। बात की जा रही है यहाँ पर 13 स्टेट जो है वो यहाँ पर ऑलरेडी पास कर चुके हैं, ट्रिगर कर चुके हैं लोगों को एक तरीके से ऑटोमेटिकली कि अबॉर्ट जो है यहाँ पर एक तरीके से वो नहीं होना चाहिए। और यूएसए के अंदर में देखिए कई सारे, अब बात करेंगे जिससे मान लीजिए अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया, अगर कल को ये डिसीजन पब्लिक किया जाता है तो उसके बाद में यहाँ पर क्या होगा, बेसिकली राज्य जो है वो डिसाइड करेंगे कि उनको कानून बनाना है अबॉर्ट करने के खिलाफ या फिर कानून नहीं बनाना है, तो राज्य की रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी। पर लेकिन मुद्दा यहाँ पर यह है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर कोई कानून लेकर आती है वो तो पूरे यूएसए में इंप्लीमेंट किया जाएगा। पर लेकिन अगर यहाँ पर अलग अलग राज्य अगर कानून बनाते हैं तो उनके ऊपर छोड़ दिया जाएगा ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आने के बाद में। यानी कि यूएसए का सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर ये बोलेगा कि ठीक है, अगर किसी को अपना बेसिकली राज्य के अंदर कानून बनाना है तो आप लोग बना सकते हैं, किसको लग रहा है नहीं बनाना है तो वो नहीं बना सकते हैं। तो यानी कि आप लोगों के ऊपर डिपेंडेंट है, हम आप लोगों को फोर्स नहीं करने वाले हैं। तो कोर्ट जो है अगर अपना पुराना डिसीजन यहाँ पर ये इस तरीके से लेकर आता है तो ये जो वुमेन राइट्स हैं बेसिकली उनको काफी ज्यादा इम्पैक्ट करेगा। और जो बाइडेन साहब के द्वारा भी यहाँ पर यही स्टेटमेंट बोली गई है कि एक तरीके से कहीं ना कहीं महिलाओं के अधिकारों के खिलाफ है यहाँ पर ये अगर ऐसा डिसीजन निकल कर आता है। हालांकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अबॉर्शन के खिलाफ हैं, उनका मजा आ रहा है, वो लेकर इसको काफी खुश हैं, वो बल्ले बल्ले चिल्ला रहे हैं कि हाँ यही होना चाहिए देश के अंदर में। तो उनके लिए आप लोग यहाँ पर ये चीजें देखने को मिलेगी। तो काफी एक अपने ही आप में काफी सोचने वाला मुद्दा है कि क्या इस तरीके से यहाँ पर चीजें देखने को मिलनी चाहिए। अबॉर्शन के बारे में जब आप लोग यहाँ पर बात करते हैं तो नॉर्मली क्या होता है, देखिए बच्चे को पेट के अंदर ही नॉर्मली अगर बेसिकली कोई कंडीशन देखने को मिलती है कई बार तो उसको पेट के अंदर ही मारा जाता है। कैसे? यहाँ पर बेसिकली उसको पार्ट्स को तोड़ कर उसके पार्ट्स को अंदर से यहाँ पर निकाला जाता है। तो ये होता है अबॉर्ट करने का प्रोसीजर, जो कि यहाँ पर जो आप लोगों ने नॉर्मली सुना भी होगा इसके बारे में। तो बच्चे को पेट में ही मार देना, और मारा कैसे जाता है, जैसे 23 वीक का अगर फिटस यहाँ पर हो गया तो फिर यहाँ पर उसको काट कर, उसके हाथ काट कर, पैर काट कर ऐसे निकाला जाएगा। तो ये जो क्रिश्चियनिटी है यहाँ पर वो इसको मना करती है। तो अगर इस तरीके से देखा जाए तो क्रिश्चियनिटी सही बातें कर रही है। पर लेकिन अगर दूसरे तरीके से देखा जाए,
कि अगर बच्चा जो है वो किसी और रीजन की वजह से है, मतलब अगर बात करें यहाँ पर बच्चा जो है यहाँ पर ऐसा हो गया किसी के साथ में यहाँ पर रेप किया गया और उसकी वजह से उसका बच्चा पैदा हो रहा है, ठीक है, किसी माइनर के साथ में रेप किया गया है, ठीक है, या फिर यहाँ पर कोई गलत तरीके से, एक तरीके से मान लीजिए 2 पर्सन है आपस में शादी करके रह रहे हैं पर लेकिन आगे चलकर उनका डाइवोर्स हो गया है तो उनको बच्चा नहीं रखना है, तो क्या होगा, अगर कोई वुमेन जो है वो फिजिकली डिसेबल है, उसको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसमें क्या होगा, मेंटली इल वुमेन जो है उसके साथ में कई बार रेप कर देता है, उसका क्या होगा, कोई प्रेग्नेंट वुमेन है, कोई एबनॉर्मलिटी के साथ में जूझ रही है, जिंदगी में बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट है, वो अपनी ही जिंदगी को नहीं थाम रही है, बच्चे को थामने की कंडीशन में अगर नहीं है तो उसका क्या होगा, कोई ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर आ गया, यानी कि एक तरीके से ऐसा हो गया कि घर में डेथ हो गई कईयों की यहाँ पर, जैसे कोरोना वायरस की वजह से और कोई इशू बन गया, तो बच्चे को पालने की कंडीशन में अगर कोई नहीं है तो क्या होगा। तो ये कुछ ऐसी कंडीशन यहां पर निकल कर आती है कि अगर ये केस इंक्लूड होते हैं तो फिर यहां पर बच्चे को अबॉर्ट करना चाहिए, तो ये एक तरीके से यहां पर अधिकार दे दिए जाते हैं। हमारी कंट्री में अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो अब से पहले मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी एक्ट था 1971 का, जो फॉलो किया जाता था। 20 सप्ताह की प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा सकता था पर कंडीशन के चलते। अभी जो कंडीशंस मैंने आप लोगों को बताई है, पहले यहां पर मैरिड वुमेन ही प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकती थी, पर लेकिन अब अनमैरिड वुमेन के लिए भी अलाउ कर दिया गया, जो लेटेस्ट कानून है। मतलब क्या है, मतलब यहां पर यह कि आप लोगों को पता है लिविंग रिलेशनशिप वाला फंडा भी हमारे देश में भी देखने को मिलता है, और ऑलरेडी कोर्ट जो है वो बोल चुके हैं कि आर्टिकल 21 के तहत, ये याद रखिएगा, आर्टिकल 21 के तहत ये आप लोग का अधिकार है कि आप लोग किसी के साथ में भी रह सकते हैं, ये शादी करना, ये सारी आप लोग के पर्सनल इश्यू के अंदर आते हैं, तो कोई भी इसको बेसिकली कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है। तो ये बातें यहां पर बोली जाती हैं, तो इसके चलते इसके बारे में आप लोग यहां पर याद रख सकते हैं। यहां पर 20 सप्ताह की प्रेगनेंसी आप लोग टर्मिनेट कर सकते थे, पर लेकिन यहां पर अब 24 सप्ताह की प्रेगनेंसी जो है वो आप लोग यहां पर टर्मिनेट कर सकते हैं, अगर यहां पर चाहे तो यहां पर कोई भी उसके अंदर इंटरफेयर नहीं करेगा। यानी कहने का मतलब यहां पर यह कि उसका टाइम ड्यूरेशन भी बढ़ा दिया गया, क्योंकि कई सारे ऐसे केसेस यहां पर देखने को मिले थे जिसके चलते यहां पर बोला गया कि इसका टाइम जो है वो थोड़ा सा बढ़ा देना चाहिए, और उसके चलते यहां पर कई सारे लोगों के द्वारा यहां पर इसके ऊपर बात भी की गई थी, ठीक है। तो ये यहां पर काफी इंपॉर्टेंट एक इशू बन गया यहां पर, जिसके चलते यहां पर ये ऐसा इशू बन गया जिसके चलते यहां पर लोगों ने काफी बातें की इसके बारे में कि हाँ ये सही है, पर लेकिन यहां पर भी कुछ ऐसी कंडीशन निकल कर आई कि इसको कैसे लेकर चलना है, ठीक है। तो यानी कि आप लोगों ने केस तो बना दिया कि हाँ इस तरीके से आप लोगों को इसको रखना है, पर लेकिन रखना कैसे है वो देखना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर 24 वीक किस तरीके से आप लोग देखोगे। पहले यहां पर क्या कंडीशन थी, पहले तो यहां पर थी कि वन जो यहां पर एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है, यानी कि एक मेडिकल डॉक्टर जो है यहां पर है वो डिसाइड करेगा टिल 12 वीक, और 2 होंगे वो डिसाइड करेगा बेसिकली 20 वीक के उसमें अगर बात की जा रही है। पर लेकिन यहां पर क्या कर दिया, अभी वन जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है वो 20 सप्ताह तक यहां पर ये डिसाइड करेगा, पर लेकिन 20 के ऊपर जा रहे हैं यहां पर अगर, ठीक है, यहां पर 20 से 24 तक तो 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर रहेंगे, और अगर इससे भी ऊपर जा रहे हैं तो यहां पर बेसिकली तो एक मेडिकल बोर्ड बैठेगा वो डिसाइड करेगा, क्योंकि इससे ऊपर अगर जा रहा है तो यहां पर जच्चा और बच्चा दोनों के हेल्थ के इश्यूज बन सकते हैं यहां पर, तो उसका ध्यान यहां पर रखना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे का साइज जैसे जैसे बढ़ता चला जाता है वैसे वैसे इश्यूज यहां पर देखने को मिलते हैं, तो वो चीजें यहां पर अंडरस्टैंड करने वाली है, तो इसको ध्यान में रखते हुए यहां पर इसको अलाउ करना पड़ेगा। तो हमारी कंट्री में जो कानून है अभी यहां पर ये, अगर कोई इसको फॉलो नहीं करता है, पहले यहां पर फाइन था 1000 का, अब फाइन भी है और 1 साल की जेल भी है अगर कोई यहां पर इसका उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो इसके बारे में अगर कल को क्वेश्चन आप लोगों से कोई पूछ ले तो इसके बारे में आप लोगों को याद रखना है। ये बेसिक हमारे देश का कानून भी मैंने आप लोगों को बता दिया, और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर जो भी बातें चल रही हैं उसका कानून भी मैंने आप लोगों को यहां पर बता दिया, तो इसको लेकर कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए। दोस्तों डिजास्टर कई तरीके के होते हैं, अगर किसी ने किसी के ऊपर अटैक कर दिया वो भी एक डिजास्टर है, जैसे रसिया और यूक्रेन में आप लोगों को डिजास्टर देखने को मिल रहा है, कहीं पर कोई बांध टूट गया वो भी एक तरीका डिजास्टर आप लोगों को देखने को मिलेगा, सुनामी आ गई वो भी डिजास्टर है, बाढ़ आ गई वो भी डिजास्टर है, पर लेकिन एक नए तरीके का डिजास्टर जो आजकल की दुनिया में बहुत ज्यादा फोकस देने के लिए और जरूरी है चीजों को प्रोटेक्ट करने के लिए, वो है साइबर सिक्योरिटी वाला। अगर आज की डेट में साइबर सिक्योरिटी हम लोग प्रॉपर वे में उसको ढंग से नहीं एक तरीके से ढांचागत विकास में ढाल पाते हैं, उसको कंट्रोल कर पाते हैं, जो भी कोई बाहर से अटैक करे, तो ये इतना बड़ा डिजास्टर होगा कि जो भी अब तक हम लोगों ने डिजास्टर डिस्कस किए हैं उससे कई गुना ज्यादा बड़ा ये डिजास्टर होगा। आप लोग बोलेंगे कैसे, किसी के ऊपर बम डाल दिया उससे बड़ा डिजास्टर है क्या ये? आप लोग खुद सोचो, आज की डेट में हम लोग क्या करते हैं, आज की डेट में हम लोग जो भी हमारे ढांचा है वो सब हम लोग डिजिटल बेसिकली जो मीडियम के थ्रू उनको हम लोग कंट्रोल करके रखते हैं। इवन जो बांध होता है ना, आप लोगों ने बांध देखे हैं, बड़े बड़े बांध बने रहते हैं जो डैम होते हैं, उनका जो शटर खुलता और बंद होता है वो भी आज की डेट में डिजिटल स्विच के थ्रू ही खुलता बंद होता है। सोचो अगर उस बांध के जो स्विच है वो किसी साइबर हैकर ने उस स्विच को कंट्रोल कर लिया और उसने उठाकर वो पूरा स्विच खोल दिया, तो आसपास के कितने सारे गांव कितने सारे शहर जो है बह जाएंगे उस बांध की वजह से, तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। देख और उदाहरण आप लोगों को दूंगा, जैसे अगर बात करें न्यूक्लियर पावर के बारे में,
न्यूक्लियर पावर जनरेशन एक आज की डेट में काफी बड़ा रोल प्ले करता है किसी भी कंट्री में एनर्जी सिक्योरिटी को, बेसिकली एक कंट्री में लोगों तक एनर्जी पहुंचाने के लिए। सोचो वो पूरा जो सिस्टम है वो आज के डेट में डिजिटल इक्विपमेंट के थ्रू कंट्रोल किया जाता है। कल को चलकर अगर कोई उसके अंदर जरा सा भी इंटरफेयर कर दे तो वो कितना बड़ा डिजास्टर, एक न्यूक्लियर डिजास्टर देश में देखने को मिल सकता है। तो इसलिए जरूरी है कि हमारी कंट्री में जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हम लोग सेव करके रखें। इसी के बारे में आर्टिकल है, काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, काफी डिटेल में डिस्कस करूंगा, बहुत सारी बातें आप लोगों को जानने को मिलेगी क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। तो कैसे है, क्यों प्रोटेक्ट करते हैं, क्या जरूरत है, सारी बातें जानेंगे। ये जो आप लोगों का आर्टिकल है यूपीएससी प्रीलिम्स, इसी के साथ में जीएस पेपर 3 जो टेक्नोलॉजी वाला सेक्शन है वहां पर आप लोग साइंस एंड टेक वाले पेपर के अंदर इसको कवर कर सकते हैं। आप लोग बोलोगे क्यों पढ़ा रहे हो इस आर्टिकल को, ऐसा क्या हो गया, न्यूज में क्यों आ गए? न्यूज में इसलिए आ गया क्योंकि हमारी कंट्री में एक मिनिस्ट्री है जिसका नाम है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसके मिनिस्टर कौन है वो आप लोग बताइए। इसके द्वारा डिक्लेयर किया गया कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो रिसोर्सेज हैं आज के डेट में, आज अगर बात करें आईसीआईसी बैंक हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया या फिर एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन हो गया, इनको क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की कैटेगरी में यहां पर रखा जा रहा है। मतलब एक तरीके से ढांचागत प्रोटेक्शन के प्रोवाइड कराने की बात की जा रही है। आप लोग बोलोगे ऐसा क्यों? आप लोग ये सोचिए आज के डेट में अगर 2-3 बैंक है जैसे एचडीएफसी आईसीआईसी सबसे बड़े बैंक है आज के डेट में देश में, अगर एसबीआई को आप लोग छोड़ दो साइड में, तो ये जो बैंक है अगर इनके ऊपर कोई अटैक हो और इन बैंक को अगर कोई यहां पर एक तरीके से नहीं साइबर अटैक करे तो हमारी कंट्री में कितना बड़ा इंपैक्ट इसका पड़ सकता है। मैं आप लोगों को थोड़ा सा उदाहरण के तौर पर भी यहां पर चीजें समझाना चाहूंगा एक बार के लिए। जैसे अगर आज की डेट में हमारी कंट्री में जैसे अक्टूबर 2020 में एक काफी बड़ा अटैक किया गया यहां पर मुंबई में, जो उस टाइम पर खासकर जब पेंडेमिक चल रहा था, इलेक्ट्रिक ग्रिड पर यहां पर एक तरीका अटैक किया गया। अब आप लोग समझो कहीं पर अगर बिजली यानी कि इलेक्ट्रिक ग्रिड को अगर किसी ने यहां पर एक तरीके से उसके ऊपर अटैक किया और इलेक्ट्रिक ग्रिड जो है उसने काम करना बंद कर दिया, यानी कि अगर यहां पर इलेक्ट्रिक ग्रिड ने काम करना बंद कर दिया तो इसका मतलब बिजली कहीं पर भी नहीं आएगी। अगर बिजली नहीं आती है तो सोचो बैंकिंग सिस्टम जो है वो आप लोगों का रुक गया, आज के डेट में ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम चल रहा है वो आप लोगों का रुक गया, हेल्थ सिस्टम आज के डेट में आप लोग प्रोवाइड करा रहे हैं लोगों को वो रुक गया, बहुत सारी जो मेट्रो ट्रेन या फिर जो भी आज के डेट में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की जो ट्रेन चल रही है वो सारी बिजली के ऊपर डिपेंडेंट है, वो आप लोगों की रुक गई। इवन आप लोगों की मोबाइल फोन इंटरनेट कनेक्टिविटी सारी आप लोगों की खत्म हो जाएगी। यानी कि एक बिजली के जो एक ग्रिड पर एक अटैक करने की वजह से उस कंट्री का ढांचा जो है वो पैरालिसिस हो जाएगा, पैरालाइज हो जाएगा पूरा ढांचा, वो कुछ भी काम नहीं कर पाएगा। ऐसा ही यहां पर अटैक किया गया था चाइना के द्वारा यहां पर हमारी कंट्री में मुंबई के अंदर में, जब यहां पर ये यूएसए के द्वारा बताया गया कि ऐसा नहीं ग्रिड फेल हो गया था, ये बाकायदा एक साइबर अटैक यहां पर देखने को मिला था। तो इससे आप लोग एक अंदाजा लगाइए अगर बिजली न हो तो हमारी जिंदगी कैसी हो आज की डेट में। आप लोग आसपास जितने भी इक्विपमेंट अपने देख रहे हैं आज की डेट में, एसी चल रही है घर में, पंखा कूलर, या फिर इवन आज के डेट में जो लेक्चर देख रहे हैं मोबाइल पर आप लोग ये जो चार्ज हो रहा है, ठीक है, तो सारी चीजें आज के डेट में कहीं ना कहीं बिजली के साथ में कनेक्टेड है। तो बिजली को खत्म करो तो सारी जो चीजें हैं अपने आप कोलैप्स हो जाएंगी। तो इससे एक अंदाजा लगा सकते हैं। तो ऐसे इंसिडेंट जो है अगर हम लोग अपने इंटरनेट के ऊपर जो डिपेंडेंसी है उसको ढंग से अगर सिक्योर नहीं कर पा रहे हैं तो तब ऐसे यहां पर इशू देखने को मिलते हैं। खुद आप लोग यहां पर देखिए अगर आज के डेट में आप लोग बात करें क्या क्या चीजें हम लोग यहां पर बर्बाद कर सकते हैं। ई गवर्नेंस हो गया, मिलिट्री की बहुत सारी सर्विसेज हो गई, एनर्जी के बारे में बात करें, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के बारे में बात करें, इवन सैटेलाइट के साथ में जो कनेक्शन हमारा है वो देखने को मिलेगा, बैंकिंग, हेल्थ, मतलब सारी चीजें कोलैप्स होती है आप लोगों को नजर आएंगी। तो इसलिए बोला यह गया कि ऐसी जो एक तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट जो ढांचा है देश के लिए, यार कम से कम उसको प्रोटेक्ट करना तो बनता ही बनता है। आप लोग खुद देख लो अगर आज के डेट में जैसे जो जॉब नहीं कर रहे हैं, जो मम्मी पापा के ऊपर डिपेंडेंट है, सोचो कि कई बार अनफॉर्चुनेट कंडीशन हो जाती है। मैं आप लोगों को एक उदाहरण पहले भी दे चुका हूं। एक फ्रेंड था, फ्रेंड के मतलब जानने वाला था, ऐसा कोई नहीं कि मतलब मेरे साथ पढ़ा था या फिर ऐसे, वो मतलब है नहीं एक तरीके से जब तुम पढ़ने जाते हो किसी एक इंस्टीट्यूशन में तो वहां पर मिल जाता है, तो काइंड ऑफ ही था बस ऐसे। तो वो जो बंदा था वो बिल्कुल मस्ती में रहा करता था, उसका जो बड़ा भाई था और उसके फादर साहब थे, तो वो बिल्कुल इस तरीके से लाइफ एंजॉय करता था जैसे उसकी जिंदगी में कोई टेंशन ही नहीं है। मैंने उससे पूछा कि इतना खुश कैसे रह लेते हो भाई, टेंशन वेंशन नहीं होती क्या, जो वगैरह नहीं लग रही है, पढ़ाई वढ़ाई नहीं कर रहे हो, आज की डेट में क्या चल रहा है? कह रहा है यार मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्यों? कह रहा है कि मेरा भाई जो है वो अच्छी खासी प्राइवेट कंपनी में शानदार जॉब कर रहा है, मेरे पापा जो है उनकी पेंशन भी आती है और वो जॉब भी कर रहे हैं, और ऊपर से मतलब 2-3 चीजें गिनाती है जी, जमीन इतनी और फलाना ढिमकाना, और वो शानदार तरीके से लाइफ एंजॉय कर रहा है। कुछ महीनों के बाद में उसका फोन आता है और फोन पे बोलता है कि यार बड़ी बुरी कंडीशन हो गई, मतलब रोने लगा। तो मैंने पूछा क्या हो गया, रो किस ले रहे हो यार? तो उसके द्वारा बोला गया कि मेरे पापा और मेरे जो भाई है उनकी डेथ हो गई अभी 1.5 महीने पहले एक एक्सीडेंट में दोनों की।
अब आप लोग ये समझिए, वो इंसान जो बिल्कुल एक तरीके से मजे में जिंदगी जी रहा है और जिसको ये लग रहा है कि मुझे कुछ करना ही नहीं चाहिए और सब कुछ चल तो रहा है और बढ़िया, करने की जरूरत क्या है, अब उसका ढांचा कैसा हिल गया, एक तरीके से ना उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसको ये लग रहा है कि अब अपना तो अपना घर भी तुम्ही को चलाना है, तुम्हारी सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जो जिंदगी तुम्हारी चल रही थी, वो नहीं कहते हुलाला हुलाला चल रहा था, जो एंजॉयमेंट चल रहा था, वो सारा जरा सी देर में दूर हो गया। तो कहीं ना कहीं जो आप लोग जिंदगी को एंजॉय कर पाते हो ना, वो कहीं ना कहीं आप लोगों के घर से आप लोगों को सपोर्ट मिलती है, इसीलिए आप लोग ये एंजॉय कर पाते हो। वरना छोटे छोटे बच्चे आज के टाइम में काम करने लग जाते हैं, तो आप लोग अगर माँ बाप इस तरीके से सपोर्ट प्रोवाइड करा रहे तो उस चीज की रेस्पेक्ट किया करो, ठीक है। और अपना जो टाइम है और जो पैसा है उसको वैसे ही बर्बाद मत किया करो, उसको ढंग से यूटिलाइज किया करो, तो वो होता है असली तरीके से जिंदगी को जीना। देखिए, मजा ना अपने पैसों को खर्च करने में है, माँ बाप के पैसों से आप लोगों की आवश्यकता पूर्ति होती है, पर लेकिन जो इंजॉय करना है आप लोगों को लाइफ में, वो अपने ही पैसों से इंसान को करना चाहिए। तो इस तरीके की जिंदगी के लिए आप लोगों को हमेशा अपने लिए मेहनत करनी चाहिए। तो यहां पर ये बिल्कुल ढांचागत विकास है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे उसका ढांचा बिगड़ गया लड़के का, ऐसे यहां पर देश का ढांचा बिगड़ जाता है। तो अभी क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर जो यहां पर अगर बात करें इसके बारे में, तो हमारी कंट्री में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो एक्ट है 2000 का, उसके अंदर ये क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको डिफाइन किया जाता है। और यहां पर ये वो वाले ढांचे हैं जो कि देश की नेशनल सिक्योरिटी, इकोनॉमी, पब्लिक हेल्थ और सेफ्टी को बर्बाद कर सकते हैं अगर इनमें कोई दिक्कत हो जाए तो इसलिए जरूरी है इनको प्रोटेक्ट करना। और गवर्नमेंट यहां पर इसको प्रोटेक्ट भी करती है ताकि यहां पर चीजों को ढंग से लेकर चला जा सके। और इनको डिजिटल एसेट माना जाता है। एसेट मतलब पैसा हमारे पास में, जैसे आपने आज के डेट में अगर बैंक से आप लोगों ने लोन ले रखा है तो वो लाइबिलिटी हो गया। लाइबिलिटी मतलब आप लोगों को पे करना है बैंक को जाकर वो पैसा। पर लेकिन अगर बात करें आप लोग जो बैंक से पैसा लेकर आते हैं वो हो गया एसेट, यानी कि जो आप लोगों ने बैंक में पैसा धर रखा है वो हो गया एसेट, यानी कि आप लोगों का पैसा जब चाहे आप लोग उसको ले सकते हैं। तो डिजिटल एसेट हो गए यहाँ पर, एक तरीके से इनको प्रोटेक्ट करने की जरूरत है अपनी कंट्री के अंदर में। और इसी के चलते अगर कोई यहाँ पर जिसको हम लोगों ने प्रोटेक्शन की कैटेगरी में रखा है और कोई पर्सन उसका वायलेशन करता हुआ पाया जाता है तो भाई साहब 10 साल तक के उसको जेल की सलाखों के पीछे फेंका जाएगा उस इंसान को। तो एक आप लोग समझ सकते हैं कि इसका कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर किसी को जेब काट लो, किसी का एक तरीके से कोई चोरी वोरी कर लो, वो एक तरीके से उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर लेकिन अगर यहाँ पे कोई दिक्कत कर दिया 10 साल 14 साल को एक तरीके से हम लोग उम्र कैद बोल देते हैं, 10 साल की सजा मिल रही है। तो इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कितना बड़ा संघ है, एक तरीके से ये संगीनीय जुर्म यहाँ पर एक कैटेगरी में इसको रखा गया, क्योंकि पूरे देश को पैरालिसिस कर सकता है ये ढांचागत जो इस तरीके का कोई इसमें नुकसान होता है। तो अब बात करते हैं यहाँ पर, अगर आज के डेट में बात की जाए तो यहाँ पर बेसिकली प्रोटेक्शन किसको दी जाती है, इन सब चीजों को प्रोटेक्ट करना है तो कोई तो यहाँ पर ऐसा होगा ना जिसको प्रोटेक्शन दी जाएगी। आप लोगों ने देखा होगा घरों में भी अक्सर जो है एक इंसान को रेस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि यार तुम देख लेना अगर यहाँ पर कुछ दिक्कत होगी तो बेसिक पर्पज इसका क्या रहता है, तो इसका बेसिक पर्पज ये रहता है कि ये इंसान जो है उसको यहाँ पर दे दिया है काम कि तुम यार इसको प्रोटेक्ट कर लेना, अगर जो भी बात होगी तो फिर हम लोग जो है बाद में तो ना एक तरीके से कि हाँ वो है तो हम लोग को सबको कोई टेंशन नहीं है। तो इसके चलते यहाँ पर ये चीजें आप लोग को देखने को मिलती है। सबसे पहले तो यहाँ पर इसको प्रोटेक्शन क्यों प्रोवाइड करानी है वो सारी बातें मैंने बता दिया आप लोगों को, क्योंकि बैंकिंग, हेल्थ सर्विस सारी चीजें डिसरप्ट हो जाएंगी और देश पर काफी बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर टर्म आप लोग याद रखिएगा, ये होता है बेसिकली जिसको बोलते हैं डिनाइल ऑफ सर्विस। डिनाइल ऑफ सर्विस यानी कि कोई वायरस जो है वो अटैक कर रहा है और जो भी सर्विसेज चल रही हैं वो सारी सर्विसेज जो है वो ठप पड़ गई हैं। आप लोग उन सर्विसेज को यूज ही नहीं कर पा रहे हो, पूरा सर्वर पर अटैक कर दिया और सारी चीजें जो हैं वो ठप पड़ गई। तो ये कंडीशन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर अगर बात करें एक तरीके से अटैक हो गया एक नेटवर्क के ऊपर या कोई कंप्यूटर हाईजैक कर लिया जो कि सारी चीजों को मैनेज कर रहे हैं, तो कोई भी सर्विस यहाँ पर मिल नहीं पाएगी। तो इसलिए इसको प्रोटेक्ट करना काफी ज्यादा जरूरी है। और प्रोटेक्ट करने का काम कौन करते हैं, ये NCIPC एक नोडल एजेंसी है हमारे देश में जिसको बोलते हैं नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, अगर कोई आप लोगों से पूछ बैठे ये क्या है तो इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है इसके बारे में। सबसे पहले तो ये कि नेशनल क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर जो है ये गवर्नमेंट के द्वारा क्रिएटेड एक एजेंसी है जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के तहत यहाँ पर क्रिएट की गई थी, जिसका सेक्शन 70 है, इसके तहत यहाँ पर इसको क्रिएट किया गया। ये हमारी कंट्री में जो भी नेशनल लेवल की इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको यहाँ पर जो क्रिटिकल है उनको यहाँ पर प्रोटेक्ट करने का काम करता है। और इसी के साथ में 2014 में इसको बनाया गया। आप लोग समझ सकते हैं नया नया अभी यहाँ पर ताजा बनाया गया, अभी ज्यादा बासी नहीं हुआ है, ठीक है। नेशनल टेक्निकल जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है वो यहाँ पर एक तरीके से PMO के अंदर में काम करता है, क्योंकि यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर में अगर डायरेक्टली काम करेगा तो कल को कोई इशू होता है तो डायरेक्ट उसका सोल्यूशन निकालने के बारे में यहाँ पर सोचा जाएगा, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। गवर्नमेंट स्ट्रेटजी, पब्लिक एंटरप्राइज, पब्लिक पावर, एनर्जी, बैंकिंग, फाइनेंशियल, जो इंश्योरेंस, टेलीकॉम, ट्रांसपोर्ट, तो ये क्रिटिकल सेक्टर है जिनके ऊपर यहाँ पर काम करने की बात इसके थ्रू की जाती है। तो इसके चलते आप लोग इसके बारे में याद रख सकते हैं।
तो यहाँ पर इसका मैंडेट ये रहता है कि अनऑथराइज्ड अगर कुछ भी इस तरीके की चीजें हैं उसको कंट्रोल करना और प्रॉपर एक सिस्टम को ढंग से लेकर चलना, और एक रेस्पॉन्सिबिलिटी इसके द्वारा दी गई कि सारी चीजें जो हैं जो सीसीआई की यानी कि क्रिटिकल जो भी ढांचा है हमारा वो प्रॉपर वे में चलता रहे। तो ये यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये कहने के लिए तो आप लोगों को सुनने में तो लग रहा होगा टेक्निकल सा है, ऐसा पता नहीं क्या क्या चीजें होगी इसके अंदर में, पर लेकिन रियलिटी में देखा जाए तो ये देश की रीढ़ की हड्डी है आज की डेट में। अगर इस ढांचे को हम लोग प्रोटेक्ट नहीं कर पाए तो कोई भी कंट्री आकर जरा सी देर में हमारे पूरे सिस्टम को हिला सकती है कि नहीं? क्या आप लोगों का मानना है? अगर आप लोग इसको सोचते हैं तो इस तरीके से आप लोग चीजों को समझ सकते हैं। और ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर है कि ऑलरेडी यूपीएससी 2017 में यहाँ से क्वेश्चन पूछ चुकी है। बोला गया कि इंडिया के अंदर में ये लीगली यानी कि कानून के तहत मैंडेटरी है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टू रिपोर्ट ऑन द साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट। तो यहाँ पर बात की जा रही है सर्विस प्रोवाइडर, डेटा सेंटर और बॉडी कॉर्पोरेट। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ढंग से आप लोग इसको देखोगे तो सारे के सारे इस कैटेगरी में आ जाते हैं और इसका आंसर आप लोगों को यहाँ पर डी देखने को मिलेगा। ठीक है, साइबर सिक्योरिटी के इंसिडेंट जो है वो टाइम टू टाइम बढ़ते हुए जा रहे हैं अगर आप लोग इसको देखोगे, और ये इतने लार्ज स्केल पर बढ़ गए आज के डेट में तो कि इनके ऊपर अगर कंट्रोल नहीं किया गया तो दिक्कतें देखने को मिलेगी आने वाले टाइम में। यूपीएससी ने 2020 में यहां पर क्वेश्चन पूछा, बोला गया कि पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो किसके कॉन्टेक्स्ट में यहां पर बोला गया है? डिजिटल सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, फूड सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, ये हेल्थ और केयर और एजुकेशन, टेलीकम्युनिकेशन या फिर ट्रांसपोर्टेशन। तो यहां पर अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, मैंने डिस्कस किया डिटेल में कि डिजिटल सिक्योरिटी, क्योंकि ये फूड सिक्योरिटी, हेल्थ, एजुकेशन, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में अगर डिजिटल ढांचागत सिक्योरिटी हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं तो बाकी तो सारी अपने आप प्रोटेक्शन में आ जाएगी। तो इस तरीके से जो ढांचागत यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर का जो की है यहाँ पर वो है डिजिटल सिक्योरिटी जो यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो आंसर क्या हो गया? आंसर इसका ए हो गया। तो टॉपिक को इस तरीके से तैयार करो कि क्वेश्चन भी आप लोग हो जाए पूरा और टॉपिक भी आप लोगों को समझ में आ जाए और उसमें कोई डाउट भी ना हो, कल को कोई क्वेश्चन पूछो इवन इस तरीके से तैयार करो। मैं तो ये बोलूंगा किसी को पढ़ा भी सको। ठीक है, कोई आप लोगों से पूछे और यहाँ से डायरेक्ट पूछ ले आप लोगों से किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कि क्या काम करती है, तो वो भी मैंने आप लोगों को यहाँ पर समझा दिया। तो इस तरीके से अच्छे से समझो। ठीक है, तो कैसा लगा टॉपिक बताइएगा जरूर, लाइक या डिसलाइक कर बता सकते हैं। हर एक टॉपिक को अलग से रेट भी आप लोग कर सकते हैं कि हाँ यार ये समझ में नहीं आया, वो समझ में आ गया, तो इससे मुझे और आइडिया लगता रहता है। तो आप लोग इंगेजमेंट दिखाया करो यार, जिससे मुझे पता चलता रहे कि हाँ आप लोग किस तरीके से चीजों को समझ रहे हो। ठीक है, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो का काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और ये रिसेंटली कई बार न्यूज में भी आ चुके हैं और फिर आगे भी न्यूज में आ सकता है। बात की जा रही है संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की, और वो भी यूथ यानी कि जो जवान नवयुवक है यानी कि जो गर्म खून है, जिसको अभी हम लोग अग्निवीर बना रहे हैं अग्निपथ स्कीम के तहत, उनके ऊपर फोकस करने की बात की जा रही है। तो अभी कैबिनेट यानी कि हमारी कंट्री की सरकार के द्वारा कोऑपरेशन करने की बात की जा रही है कि यहाँ पर जो भी ऑथराइज्ड बॉडी है संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर काम करेगी यूथ के फील्ड में। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों का बन जाता है और ये खासकर इंडिया और चाइना की वजह से काफी ज्यादा न्यूज में भी रहता है संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। देखिए संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन को कई बार इसको एशिया का नेटो भी बोलते हैं यहाँ पर, कि जिस तरीके से नेटो जो है यहाँ पर वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर में, जिसको नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, तो ये एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है। इसके अंदर कितने मेंबर है चलिए जरा बताइए, देखता हूं पता है कि नहीं है। इसी नेटो की वजह से आज के डेट में रसिया और यूक्रेन की लड़ाई होगी, ये तो आप लोगों को बताइए। अब यहाँ पर इसकी जब मीटिंग होती है तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये होती है संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की, कि यहाँ पर इंडिया और चाइना के जो सिंह है वो अक्सर लड़ते रहते हैं। ठीक है, आप लोगों को पता है चाइना की बदतमीजी जो है वो पराकाष्ठा पार करती है और रही सही कसर जो है वो पाकिस्तान पूरी कर देता है, और दोनों मिलकर ये इतनी हरकतें काटते हैं कि इंडिया कई बार इरिटेट हो जाते हैं इनकी हरकतों की वजह से। इसलिए ये ऑर्गेनाइजेशन इसलिए भी कई बार यहाँ पर न्यूज में रहता है कि जब मीटिंग होती है तो कैसे चीजों को आगे लेकर चला जाए, तो वो मुद्दे यहाँ पर बार बार सामने आते हैं। यूपीएससी प्रीलिम्स जीएस पेपर 2 ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अगर आप लोगों से बात करें तो आप लोगों से पूछा जा सकता है कि हमारी कंट्री में किस लिए न्यूज में आ गई। तो संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन इसलिए भी न्यूज में थी क्योंकि ईरान भी यहाँ पर अभी इसको ज्वाइन किया, तो अभी उसका प्रोसीजर चल रहा है, कंप्लीट प्रोसीजर हो जाएगा उसका जल्दी। तो ईरान एक लेटेस्ट मेंबर यहाँ पर बन गया इसका। तो ये भी आप लोगों से कोई क्वेश्चन पूछे कि रिसेंटली मेंबर कौन अभी जुड़ा है, तो वो है ईरान। ठीक है, अभी यहाँ पर अगर बात करें नेक्स्ट, यहाँ पर अभी बात की जा रही है अफगानिस्तान को इसके साथ में ऐड करने की। अगर यही हरकतें यूएसए की चलती रही तो यूएसए से जो भी चढ़ रहा है उस हर एक कंट्री को यहाँ पर ये इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डालने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि एक तरीके से जो दुश्मन है तो एक तरीके से तुम अपना काम करो अच्छे से, तो वहां पर एक उनको सपोर्ट करो जो कि ऑलरेडी एक दूसरे के दुश्मन है। तो ऐसी चीजें नॉर्मली आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है। अभी यहाँ पर अगर बात करें तो हमारे कैबिनेट के द्वारा संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, तो यहाँ पर जो यूथ है, जो यूथ यानी कि जो जवान युवक है, उनको कैसे यूज किया जा सकता है एक सही डायरेक्शन में, उसके ऊपर काम किया जा रहा है। और हमारी कंट्री में जो इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट है वो यहाँ पर मिलकर इसमें पार्टिसिपेट कर रही है। ठीक है, तो उसके चलते यहाँ पर चीजों में कोऑपरेट करने की बात की जा रही है।
तो मुद्दे कई सारे हैं, अगर आप लोग ध्यान से यहां पर देख पा रहे हो तो पूरी स्क्रीन भरी हुई है कि यूथ और जो इसी के साथ में यूथ ऑर्गेनाइजेशन है वो मिलकर काम करेगी, क्या पॉलिसी बनानी है ताकि ढंग से इनिशिएटिव करके यूथ के साथ में कोऑपरेट करके चीजों को अच्छे से लेकर चला जा सके, ट्रेन किया जा सके ढंग से। इसी के साथ में साइंटिफिक रेफरेंस देके कोई भी काम करना है तो प्रॉपर एक साइंटिफिक रेफरेंस होना चाहिए कि ये काम इसलिए कर रहे हो, ऐसे नहीं कि हवाबाजी में चीजें चल रही हैं। तो उसको किस तरीके से सपोर्ट करना है ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा आप लोगों को देखने को मिलेगा। क्या क्या रिसर्च करनी है वेरियस फील्ड में जहां पर यूथ कनेक्टेड है उनको सपोर्ट प्रोवाइड कराने के लिए, ये यहाँ पर पूरा फोकस रहता है कि एक तरीके से एक्सचेंज करना है साइंटिफिक पब्लिकेशन, रिसर्च या फिर यहाँ पर जो भी टॉपिकल जो भी इशू है यहाँ पर उसको लेकर चलना है जो कि यूथ के इन्वॉल्वमेंट के बारे में बात करता है, या फिर कोई गलत चीज है उसके बारे में बात करता है जो कि यूथ को अपने रास्ते पर सही डायरेक्शन में चलने से रोकता है। प्रमोट करता है ज्वाइंट इकोनॉमिक या ह्यूमैनिटेरियन जो इनिशिएटिव है, और यहाँ पर संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन यूथ काउंसिल जो है वो एक तरीके से यहाँ पर इस चीजों को सपोर्ट करते हैं। ये सारी चीजें ऐसी हैं, अगर कुछ लिखने के लिए आ जाए कि एग्रीमेंट के क्या क्या हाईलाइट्स हैं तो सीधा सीधा मतलब ये है कि जो यंग जनरेशन है उसको एक सही डायरेक्शन में लेकर चलना और सही तरीके से सपोर्ट प्रोवाइड कराना, इसका बेसिक दायित्व आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इतना तो समझ में आ गया। अब आगे बातें करें अगर यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्या है यहाँ पर एग्रीमेंट का, म्यूचुअल ट्रस्ट, फ्रेंडली रिलेशन और कोऑपरेशन, तो ये सारी चीजें होगी तभी चीजें आगे बढ़ेगी। हालांकि पंचशील सिद्धांत आप लोगों को देखने को मिलते हैं इंडिया और चाइना के बीच में, तो चाइना जो है उनको फॉलो नहीं करता है, पर यहाँ पर जो है इंडिया और चाइना नहीं है, और भी कंट्रीज हैं, तो चाइना को थोड़ा सा तो प्रेशर में आना पड़ेगा कि कैसे यहाँ पर चीजों को लेकर चलना है। यूथ कोऑपरेट कैसे करेगा, यहाँ पर डिपेंडेंसी रहेगी, यहाँ पर फ्रेंडली रिलेशन खासकर संघाई कॉर्पोरेशन मेंबर के, तो उसको कैसे लेकर चलना है तो उसमें काम किया जाएगा। इंप्रूव करना है यहाँ पर यूथ कोऑपरेशन को ताकि यहाँ पर जो भी इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है वो अच्छा रहे और चीजों को आगे लेकर चला जा सके। अभी अगर इंटरेस्टिंग बात है आप लोगों को बताऊं, यहां से क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछा गया था कि यहां पर RATS इसके बारे में पूछा गया। RATS एक रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर है यहाँ पर, ये संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का एक परमानेंट ऑर्गन है, ऑर्गन मतलब बॉडी का पार्ट, तो ये इसकी बॉडी का पार्ट है जिसका हेडक्वार्टर आप लोगों को तजाकिस्तान उज्बेकिस्तान में देखने को मिलेगा। ठीक, सॉरी ताशकंद उज्बेकिस्तान में आप लोगों को देखने को मिलेगा, और एनुअल समिट इसकी होती नजर आती है। अभी जो इंपॉर्टेंट मुद्दा यहाँ पर ये है वो ये है कि इंडिया जो है संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में ऑब्जर्वर बना था 2005 में, और ये इंडिया परमानेंट मेंबर बना था 2017 में, और इंडिया और जो पाकिस्तान है दोनों 2017 में यहाँ पर इसके मेंबर बने थे। अभी नए नए मेंबर जो है वो ईरान बनाए, तो अभी इसका एक तरीके से नहीं, अभी यहाँ पर इसका पूरा प्रोसीजर जो है वो स्टार्ट हो चुका है, तो ईरान जल्दी ही यहाँ पर पूरी मेंबरशिप आप लोगों को यहाँ पर लेता हुआ इसकी नजर आएगा। 2001 में इसको बनाया गया था, रसिया, चाइना, किर्गिस्तान, इसी के साथ में कजाकिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। तो अगर कोई कल को पूछ ले आप लोगों से कि भाई साहब इंडिया जो है वो फाउंडिंग मेंबर है क्या, नहीं भाई साहब फाउंडिंग मेंबर ना है इंडिया। क्यों? क्योंकि हम लोग उस टाइम पर इसका पार्ट थे ही नहीं जब ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई 2017, यानी कि हम लोग लगभग 16 साल बाद जाकर यहाँ पर इसका पार्ट बने, तो फाउंडिंग मेंबर नहीं है। तो टोटल 9 मेंबर आप लोगों को यहाँ पर इसके देखने को मिलते हैं आज की डेट में। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर अगर बात करें तो ये इसके बारे में क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा जा सकता है, और पूछा क्या जा सकता है आइए देख लेते हैं। यूपीएससी के द्वारा 2022 में क्वेश्चन पूछ लिया डायरेक्ट आप लोगों के सामने। क्वेश्चन बोला गया कि कौन सी स्टेटमेंट आप लोगों को यहाँ पर जो 3 है उनको कंसीडर करना है, और इंडिया किसका मेंबर है ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, यानी कि किसका मेंबर नहीं है, किसका मेंबर है। तो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक यानी कि AIIB, तो इंडिया और चाइना ने काफी बड़ा रोल प्ले किया है इसमें, आप लोगों को बताइए। मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम जिसको MTCR बोलते हैं, जब मैंने ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में आप लोगों को पढ़ाया तब मैंने इसके बारे में आप लोगों को पढ़ाया कि ब्रह्मोस मिसाइल की हम लोग रेंज बढ़ा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इंडिया जो है वो इसका मेंबर बन गया और उन्हीं को यहाँ पर ये अलाउ किया जाता है। और संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मैंने अभी आप लोगों को बता दिया कि 2017 में जो है वो इंडिया इसका मेंबर बन गया। तो इस तरीके से अगर आप लोग समझेंगे तो सारे की सारी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट हो गई, यानी कि इन ऑर्गेनाइजेशन का इंडिया जो है वो पार्ट है। अब आप लोग यहां से अंदाजा लगा सकते हैं कि डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में बन जाते हैं इस तरीके से, तो अगर आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी रहेगी तो आप लोग अच्छे से चीजों को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो इस तरीके से कोई भी अगर क्वेश्चन हो तो आप लोगों को उस तरीके से उसको पढ़ना है ताकि एग्जाम में आप लोग उसको बैठकर सोल्व कर सको। ठीक है, तो था नहीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से अक्सर पूछे जाते हैं। ओके, बाकी महाराष्ट्र के अंदर क्या रस्साकसी चल रही है उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, आज मिलेंगे और फिर देखेंगे क्या सोल्यूशन निकाला जा सकता है। आप लोगों को पता है महाराष्ट्र के अंदर बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी है, तो उसके बारे में यहाँ पर पूरा मुद्दा ही देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसके बारे में कुछ बातें हैं। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो एक पर्टिकुलर जो यहाँ पर मोदी जी के खिलाफ जो 2002 में दंगे हुए थे उसके लिए यहाँ पर एक पर्टिकुलर यहाँ पर नहीं कि एक तरीके से रिव्यू करना जो जजमेंट आया था, मोदी जी को क्लीन चिट दे दी गई थी। तो यहाँ पर जाकिया जी की ये एक चार्जशीट थी जो कि यहाँ पर खारिज कर दी गई है।
मतलब इनके द्वारा जो प्ली की गई थी वो खारिज कर दी गई है कि रिव्यू किया जाए 2002 का जो गुजरात दंगे को लेकर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को यहाँ पर दोषी ठहराया गया था। इवन यहाँ पर यूएसए ने यहाँ पर बैन लगा दिया था मोदी जी के ऊपर, उनको एंट्री नहीं मिली, पर जब देश के लीडर आप बन जाते हैं तो फिर तो देखिए मानना पड़ता है, तो फिर यहाँ पर उनको जाकर एंट्री मिली थी। तो ये काफी बड़ा एक इशू है जो कि बार बार यहाँ पर सामने आता है निकलकर मोदी जी के बारे में। तो यहाँ पर अभी इसी से रिलेटेड ये है, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया इसको, ठीक है। इसके बारे में आप लोग यहाँ पर याद रखते हैं तो थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। अभी यहाँ पर अगर बात करें सीसीटीवी कैमरा लगाने की बात की जा रही है जिनको टॉर्चर किया जाता है राजस्थान के अंदर में जो पुलिस स्टेशन है, तो ये काफी अच्छा स्टेप आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। कल को चलकर अगर कोई भी कंडीशन बनती है तो यहाँ पर चीजों को समझा जाएगा कि किसकी वजह से ये रीजन है। तो ये काफी एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग को आइडिया रखना है, कोई कंफ्यूजन आप लोगों को यहाँ पर नहीं होना चाहिए। 14th ब्रिक जो मीटिंग है ये अभी यहाँ पर चाइना के द्वारा होस्ट की गई, तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रखेगा। आप लोगों से अगर इसकी कल को चलकर थीम पूछ ली जाए तो ये भी आप लोगों के लिए क्वेश्चन बन सकता है। तो बात की जाए फोस्टर हाई क्वालिटी ब्रिक पार्टनरशिप, ठीक है, जिसके चलते जो ग्लोबल डेवलपमेंट का एक नया एरा जो है वो यहाँ पर लाया जा सके। पर लेकिन यहाँ पर चाइना और इंडिया के बीच में जो रस्साकसी रहती है वो कैसे सुधरेगी उसका पता नहीं है। ये काम करने वाले टेररिज्म, इसी के साथ में ट्रेडिशनल मेडिसिन, हेल्थ, इन्वायरमेंट, ये सब चीजें जो है इसके ऊपर काम किया जाएगा। कोविड-19 तो विजन जो है वो लेकर चला जा रहा है। अभी आप लोगों को पता है यहाँ पर काफी सारे इशू देखने को मिल रहे हैं, तो रसिया और यूक्रेन के मुद्दे को भी यहाँ पर किस तरीके से सुलझाया जा सकता है उसके ऊपर भी बात की जा रही है। तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, तो इसके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो कि आप लोग समझ सकते हैं यहाँ पर। तो ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और इसी के साथ में बाद में साउथ अफ्रीका जुड़ गया 2010 में। इसके ऊपर डिटेल में आप लोगों से डिस्कशन होगा क्योंकि अभी इसके ऊपर और एडिटोरियल आएंगे डिटेल में, और क्वेश्चन भी मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा जिससे कि आप लोग चीजों को समझ सकें। अभी एक ओवरव्यू यहाँ पर आप लोगों को दिया है, ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग हल्का सा अंडरस्टैंड कर सकते हैं। फार्मर और ट्रेड यूनियन जो है वो प्रोटेस्ट में साथ आ गए यहाँ पर अग्निपथ स्कीम को लेकर स्टूडेंट के, तो आगे और इशू देखने को मिल सकते हैं, उसके बारे में बात की जा रही है। आसाम के अंदर फ्लड की कंडीशन जो है वो काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है। वैक्सीन ने लगभग 42 लाख लोगों की जान बचाई, ये बात बोली गई जो कि अपने आप में काफी बड़ी बात है, ठीक है। तो ये आप लोग की क्या रहे आप लोग बता सकते हैं। ये है आज का सुडोकू जो कि आप लोगों को फिल करना है और इससे आप लोग जो है अच्छे से कंफर्टेबल फील करेंगे जब एग्जामिनेशन हॉल में जाकर बैठेंगे। डेडिकेशन जी के द्वारा काफी अच्छे आंसर दिए गए यहाँ पर, तो आप लोग भी डेडिकेशन के साथ में डेडिकेशन से कुछ सीखकर अपने काम के लिए डेडिकेटेड हो सकते हैं। तो ये आप लोग यहाँ पर चीजों को इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो अच्छे से इसको इंप्लीमेंट करिए, काफी कुछ आप लोगों को जानने को मिलेगा और अच्छे से चीजों को आगे लेकर चलेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा। ये है आप लोगों के सामने आज की 5 वोकैबुलरी जो कि इसके ऊपर आप लोगों को सेंटेंस फॉर्म करना है, तो काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग की आंसर राइटिंग भी इंप्रूव करेगी और नया कुछ सिखाएगी। रिवाइव यानी कि पुनर्जीवित करना किसी भी चीज को, रिस्टोर करना। आफ्टरमैथ यानी कि कॉन्सिक्वेंसेज या फिर इफेक्ट जो भी या परिणाम होते हैं जो कि अनप्लेजेंट भी हो सकते हैं किसी इवेंट के, ठीक है। इसी के साथ में ब्रेक थ्रू यानी कि दरार यानी कि ड्रास्टिक चेंज, कोई इतना एक तरीके से डेवलपमेंट या डिस्कवरी आप लोग बोल सकते हैं। टर्मोइल, उथल पुथल, ग्रेट डिस्टर्बेंस या फिर कंफ्यूजन, अनसर्टेनिटी जब बन जाती है। लेडन यानी कि भरा हुआ, हैवली लोडेड या फिर आप लोग बोल सकते हैं कोई भी चीज ऐसे जो कि एक जो काफी ज्यादा भरी हुई हो, ठीक है, तो उसको एक तरीके से भरा हुआ रखना काइंड ऑफ लोग, ठीक है। फतेहपुर सीकरी के बारे में यहाँ पर बोला गया है, तो उत्तर प्रदेश के अंदर ये लोकेटेड है। 16th सेंचुरी में यहाँ पर इसको बनाया गया, तो यहाँ पर ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये एक तरीके से जो मुगल एम्परर अकबर थे उनके द्वारा बनाया गया और इसको सिटी ऑफ विक्ट्री के नाम से जानते हैं। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है फतेहपुर सीकरी के बारे में, सिटी ऑफ विक्ट्री, ठीक है। यहाँ पर ये एम्परर अकबर के द्वारा बनाया गया था और यहाँ पर ये एक तरीके से मुगल आर्किटेक्चरल स्टाइल में है। इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पर ये जामा मस्जिद, इसी के साथ में यहाँ पर बुलंद दरवाजा, पंचमहल और इसी के साथ में यहाँ पर सलीम चिश्ती का टोम्ब, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो फतेहपुर सीकरी एक पूरी सिटी है यहाँ पर आगरा के पास, आप लोगों को नजर आ जाएगी। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। फीडबैक जरूर देना यार, कैसा लगा लेक्चर। बाकी पीडीएफ टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड करना और निबंध जो है वो मैं पोस्ट कर दूंगा यहाँ पर आंसर राइटिंग ग्रुप में भी और फेसबुक पर भी। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूँ, तब तक अपना ध्यान रखिए। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ है एंजॉय करार। मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।